हाँ, स्टोन को तोड़ने के लिए F5 F2 GA देते हैं ना, हाँ वो D4 में ही देना है ना सर? सर, D5 में देते हैं ना, कितनी बार बताया है। ओके सर, थैंक यू। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। और सर सर अगर फूड पॉइजनिंग हो सर दो फीडबैक है मेरे। 18 ईयर्स एंड अबव में फूड पॉइजनिंग जब हो जाता है तो फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग और डायरिया और बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन हो जाता है ना सर, तो इफेक्टिवली हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उसका सबसे पहले आपको वॉमिटिंग सेंटर को क्लोज करके जितना भी मटेरियल है उसको नीचे से बैक साइड से स्टूल से पास आउट कराना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हाँ ऊपर से जाएगा तो वो फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। जी। तो उसके लिए कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर हम S2 C10 L1 F1B से कुछ एस्टेन को देकर एंटीटॉक्सिक मेडिसिन के रूप में तुरंत उसको पास आउट कराते हैं। यानी C17 वर्वन वाई जो होता है बहुत बड़ा एंटीटॉक्सिक होता है। आप उसको D5 में बनाइए, 5 ड्रॉप हर 2 घंटे पर आप पिला दीजिए, और बाकी का जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक में जो भी मेडिसिन ऐड करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड करके दे दीजिए, बिल्कुल कवर हो जाएगा। एस्टन क्या हम 1 ml में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं होता उसका 1 ml का, ओके है ना। जी ओके सर, यस थैंक यू। जी हेलो सर, मेरा एक फीडबैक है। जी बेटा, जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर सर। बोन कैंसर में अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। जी बताइए कैसे मिला। सर बोन कैंसर का पेशेंट था, जी 15 दिन हो गए चालू करके मेडिसिन। जी पेशेंट बिल्कुल बेड पे सोया था। जी अभी एक दो ये इस आठवड़े सर, सॉरी इस वीक में वो थोड़ा सा घर में घूम फिर रहा है, जी बिल्कुल खाता नहीं था, थोड़ा थोड़ा खा रहा है। जी उसको जरा अच्छा भी लग रहा है अंदर से, जी, बहुत अच्छा, इम्यूनिटी बूस्ट हो गया है सर। बहुत बढ़िया। ओके सर। एक फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट था सर। जी सर एक ही वीक में उसको 50% रिलीफ मिला है सर। बिल्कुल मिलेगा सर, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते और सर। अब रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है सर अभी। जी नमस्कार सर। मैंने नमस्ते C10 नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते हेलो सर। जी सर मैंने C10 200 को एक्चुअली नेक में मेरे को थोड़ा स्वेलिंग था बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक्चुअली। व्हेन आई अप्लाइड माय पेन इज रिड्यूस्ड सर कंप्लीटली। C10 200 को C10 सर, C10 को कहाँ अप्लाई किया आपने नेक पे। मैडम? वहां उसका कोई रोल ही नहीं है। पता नहीं सर, एक्चुअली स्वेलिंग था वो तो गया है। बस C10 लीवर की रेमेडी है मैडम। आई डोंट नो, C10 एक्चुअली अप्लाई किया था, वो स्वेलिंग तो हो गया। व्हेन आई हैड एक्चुअली स्वेलिंग इन लेग, C5 को अप्लाई किया था मैंने, हाँ, लेग्स में तो C5 का वो रोल है। तो चला गया सर, बिल्कुल कंप्लीटली इट्स गॉन। चलिए बहुत बढ़िया मैडम। नमस्ते सर जी। नमस्ते मैडम। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है सर। जी। ये हेयर फॉल है ना सर, हेरिडिटी है सर हमारे फैमिली में। मेरा तो बहुत ही ये हो रहा है, मैं ऑलरेडी स्टार्ट करी हूँ सर S5C3L1F1/YE हेयर ऑयल में सर, D4 में लेको, और जनरल टॉनिक में S5C3RE थोड़ा थोड़ा डाली हूँ RE 4 ड्रॉप्स, मगर ये S5C3 नमस्ते 5 ड्रॉप डाले से सर, जी। फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा है सर, क्या करना समझ में नहीं। कितने दिन हो गए? 1 महीना हुआ सर। हेरिडिटरी है ना, S4 को डालो आप। S4 डालेंगे क्या सर? हाँ, S4 डालो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। N1 भी यूज करेंगे क्या सर? S4 में क्या है मैडम? हाँ S4, हाँ ओके, हाँ करेक्ट सर, हाँ S4 में है ना। ओके 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 सर, ओके। और फिर और क्या तो चेंजेस करना क्या? मैडम आप मुझे फोटो खींच के भेजिए, मैं आपको हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब तो बहुत ही रूट से निकल रहा है सर, थोड़ा ऐसा। सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते, आप फोटो भेजिए, मैं देख के बता दूंगा आपको। हाँ सर, हाँ सर, ओके अभी। सर उस पेशेंट को क्या कीमो देना है सर? जी
हेलो सर, हाँ? उस पेशेंट को केमो देना है, उसका बोन कैंसर के पेशेंट को। अगर नहीं दिया हो तो कोई जरूरत नहीं है बोन कैंसर का जो पेशेंट, सर, नहीं दिया है तो हाँ अभी तो नहीं दिया वो। बस ट्रीटमेंट करते जाओ आप। हाँ वो पूछ रहे थे, अच्छा वो पूछ रहे थे देना है क्या, अच्छा ऐसा करके। अगर आप दे दोगे तो फिर उसके बाद मेडिसिन वर्क कैसे करेगी? हाँ वो भी है, ठीक है सर, थैंक यू। जी। हेलो सर। जी मैडम। हाँ सर, 500 ग्राम ग्लूकोज में कितना, फिर कैसे डायरेक्ट कितना ml डालने का मेडिसिन? जैसा आपने बताया 30 में हमें 30 डालना है, तो मैडम 30 ml में 30 ग्राम में मतलब 300 ग्राम में 30 ml डालना है। हाँ वो समझ गए सर, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में जैसे आधा किलो 1 किलो बनाना है तो? नहीं बना होगा मैडम, उसका रेशियो सेट नहीं होता। आप या तो 300 ग्राम बनाओ या 600 ग्राम बनाओ। ओके ओके ओके, लेकिन रेशो वही रखना है। ओके हाँ, रेशियो वही रखना है। ओके, थैंक यू सर। जब आप सम को और विषम को विभाजित करोगे, आप विभाजित करके बता दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर आपने आज जो मैंने व्हाट्सएप पे आपसे पूछा था सर, आपने डायबिटीज नेगेटिव में बताया, तो सर वो अभी डिटेक्ट हुआ है इसलिए हम उसको नेगेटिव में ले रहे हैं? मैडम आप डायबिटीज का प्रोटोकॉल की जब शुरुआत करते हो तो क्या सीधे 10th डायल्यूशन पे आ जाते हो? ओके, सबसे पहले न्यूट्रिशन तो दो उसको। अच्छा इसीलिए D4 से स्टार्ट। D4 से सीधा 10th पे आ गए। मैं कितनी बार तो बता चुका हूँ डायबिटीज के क्लास में, कई बार बता चुका हूँ कि सर वो ऑर्गन को प्रोटेक्शन दो, उसके बाद में आप देखो रिजल्ट इमीडिएट डाउन हो जाएगी डायबिटीज उसकी। ओके सर, मुझे लगा हाई आई है इसलिए नहीं, नेगेटिव है। जब फर्स्ट टाइम डायग्नोस होता है तो वो हमेशा हाई रहती है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमस्ते सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक सर नमस्ते। patient थी मेरी सर, मेलाज्मा थी, उसे मैंने 10 डायल्यूशन पे काफी दिन तक मेडिसिन दिया, उसे काफी आराम होता है, लेकिन वो रिपीट जब हो रहा है तो आज मैंने उससे हिस्ट्री पूछी तो एक्चुअली हेरिडेटरी रिलेटेड निकला, क्योंकि उसके मम्मी को भी है, भाई को भी मेलाज्मा सेम कंडीशन है। तो जब हेरिडेटरी रिलेटेड है तो हम इसमें क्या? हेलो, वेन 1 ऐड कर दो मैडम। हाँ सर जी, वेन 1 में मैं डायरेक्ट 1 m पे जाऊँ कि कैसे? अरे मैडम एकदम से 1 m क्यों जा रहे हो आप? वेन 1 को जो सर नहीं, मेडिसिन जो सेट कर रहे हो उस मेडिसिन के साथ में दो ना आप। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गंगाधर सर। सर नमस्ते सर। ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀನೇನ್ ತಿಂದೆ? गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। आप में से कितने लोग कोल्ड और कोराइजा को कवर कर पा रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्ते सर। यस सर, मैं कर रहा हूँ। मैं भी कर रही हूँ सर, बहुत अच्छी तरीके से सर। पर कुछ डॉक्टर, मैं कर रहा हूँ सर। जी किरण मैं भी कर रहा हूँ सर, सर। अपने ग्रुप के कुछ डॉक्टर हैं, कुछ दूसरे ग्रुप में जाकर बोलते हैं कि हमसे कोल्ड कोराइजा कवर नहीं होता। अभी मुझे बताइए। नहीं सर, हुआ सर, अब हमें एक्सेलेंट रिजल्ट आ रहा है सोचे थे ना सर। मैं तो 12 पेशेंट को कर चुका हूँ सर। बहुत बेस्ट रिजल्ट आया सर। सर 2 to 3 days में ही रिजल्ट आ रहे हैं सर। मैं भी कर रिजल्ट आ रहा है सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट। गुड इवनिंग सर। C13 आरी बेस्ट है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज देखिए सचिन त्यागी सर जो BHMS हैं, उत्तराखंड से हमारे ग्रुप के मेंबर है, एक्टिव मेंबर है,
उन्होंने भी 8 किया है, देखिए आप रिजल्ट। ठीक है, बड़ा खुशी होता है। माइग्रेन के केस को उन्होंने ठीक किया है 1 मंथ में। प्रोटोकॉल देखिए आप, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी देखिए, कितना सटीक सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है। आप अगर, मैंने इसीलिए आज डिफरेंट क्राइटेरिया, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में देखिएगा, मैंने एक डिफरेंट क्राइटेरिया डाला है आज आपको। ठीक है, कोल्ड, कोराइजा, कफ आज डिस्कस करेंगे हम लोग, आज पूरा डिटेल। कल से हम क्लास चालू करेंगे दूसरी। ठीक है सर, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं ना सर कॉफ के लिए, C1 S1 C1 F1 P1, और उसके बाजू में क्या है सर? S1 C1 F1 P1 C1 A3 200, P1 A3, P1 C1 A3 200। तो C1 2 टाइम लिखा है। अच्छा, हाँ, वो उसको मिटा देना, एक ही टाइम। Good evening, sir. सर नमस्कार जी। नमस्ते शशिकांत सर। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर नमस्ते सर। जी राजा बाबू सर। सर आप 26 जून 2021 में ओबीसीटी के क्लास बोला ना सर? जी। वो ऐसा बोलते बोलते आप क्या बोला, ये थ्रोट पेन रहते ना, वो फार्मूला बोला सर, A2C13F2RE। जी। उस दिन बोला आप C13RE को फर्स्ट टाइम बोला सर, आप स्मेल करो तो वो गर्दन का पेन कम होता बोल। बिल्कुल सर। यस, उस दिन बोला सर। आपका वीडियो आज सुना वो जी। फर्स्ट टाइम वो स्मेल करने का उस दिन बोला आप। सर ये चीजें क्या होता है ना, मैं छोटी छोटी हिंट देता रहता हूँ, जो समझ जाए, हाँ यस, जो समझ जाएगा वो आगे निकल जाएगा सर। सर माइग्रेन में S11 F1 A3W सिंगल मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल करता है ना मैडम। डायल्यूशन। जी, मैंने बहुत सारे कारण बताए थे, मस्कुलर हेडेक बताया था, नर्वाइन हेडेक बताया था, कंजेशन के कारण बताया था। ये डिपेंड करता है काज क्या है, और काज के अकॉर्डिंग जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमको प्लांट्स पे जाना पड़ता है। हम प्लांट्स की स्टडी कर लेना तो हमारा बिल्कुल सटीक काम होता है। ये पक्का है सर, किसी को भी मैं देती हूँ तो 3 मंथ्स प्रोटोकॉल सर, 3 मंथ्स में पूरा का पूरा गायब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप A1 P1 और 2 A1 P1 वर 2 आप इसको कोल्ड कोराइजा में प्रूफ कीजिए। आप MMP ग्लोबल्स बनाइए A1 P1 200 में, और आप हर प्रकार के कोल्ड कोराइजा में आज आप समझ जाओगे। आज मैं पूरा डिटेल आपको करने वाला हूँ। आज कोरोना, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा तीनों को मैं एक साथ लेकर आपको बताने वाला हूँ, और तीनों का प्रोटोकॉल जनरेट करने वाला हूँ। आप देखिए और रिजल्ट बताइएगा। सर P1 A1 वर 1 200 में सर। A1 P1 वर 2 200 वर 2। ओके सर, थैंक यू। सर एक दारू पीने वाला पेशेंट को जी मैं S2 C17 L1 BE और RS बेस्ड में 200 डाइल्यूशन दिया था सर। उन्होंने 20 दिन हुआ, अभी तक वो कोई भी पार्टी में गए तो भी नहीं पी रहा सर। वेरी गुड। पर सर वो उसका लॉजिक क्या है आपको C17 का देने का? C17 का देने का सर
जी उसको डायबिटीज पेशेंट है सर, अच्छा, और इसीलिए दिया सर। S2C17 और S2C2C7 ठीक है। सर ये अल्कोहल में कैसे काम कर रहा है? मैडम वो डायबिटिक पेशेंट है ना, इसलिए काम किया वो। ओके, क्योंकि आप तो दूसरा कुछ बताए थे सर। सर नमस्कार। नमस्ते। इसमें S11 S12 S11 S12 बताए थे। हाँ सर। C12 ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर वो डायबिटिक है तो उसके अकॉर्डिंग सर ने डायबिटीज की मेडिसिन के साथ दिया, इसलिए वो कुछ हद तक ठीक बैठ रहा है। लेकिन अगर ड्रग एडिक्शन की बात करें तो एडिक्शन में S10Y S1RE या जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक में REY के साथ में S12RE या C12Y या S11RE, इस प्रकार का प्रोटोकॉल जनरेट होगा तो वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो प्लांट है एट्रोपा बेलेडोना, उसका मेन रोल होता है सडन आना और सडन जाने वाले जितने सिम्टम डेवलप होते हैं किसी भी कारण से हो, सबको सबसाइड कर देता है वो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वेंकटेश सर। हाँ सर बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। हेलो वेंकटेश सर, आप कुछ बोल रहे थे। नमस्ते सर। नमस्ते मलिका मैम। वेंकटेश सर आप कुछ बोल रहे थे। हेलो सर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोगों का मेन चीज है दोस्तों, फिर आ गया कोरोना, और कोरोना में हमें न रोना है न किसी को रुलाना है दोस्तों, हमें बचाना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है इतना ज्यादा डेंजरस कंडीशन में डेवलप नहीं हो रहा। जी हितेश सर नमस्ते। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, कारण क्या है कि आज के समय में कॉमन कोल्ड के जैसा, इन्फ्लुएंजा के जैसा, फ्लू के जैसा ही उसको ट्रीट किया जाएगा तो बहुत इजीली करेक्ट होगा दोस्तों। मैंने प्रोटोकॉल सारे डाल दिए, कुछ चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। सबसे पहले हम सिंपल सा कॉमन कोल्ड की बात कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कंसिडरेशन कोरोना के लेवल पर। दोस्तों जब आपके पास पेशेंट आता है, आप देखते हो रनी नोज लेकर आ रहा है, थ्रोट के रीजन में स्क्रैचिंग, स्क्रैच जैसा लगता है, जैसे कुछ चल रहा है या कुछ कांटे जैसा लग रहा है। ठीक है, नॉन स्टॉप स्नीजिंग हो रहा है, लगातार स्नीजिंग हो रहा है, पूरे कोल्ड के साइन और सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब फ्लू आता है दोस्तों, तो फ्लू की कंडीशन में जब इलनेस होगी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, टीनी बिल्कुल छोटे छोटे महीन आंखों से नहीं दिखने वाले जो वायरस होते हैं दोस्तों, वो वायरस टिपिकली वहां पर इस प्रकार की कंडीशंस को कॉज करते हैं, जो कॉमन कोल्ड हो, इन्फ्लुएंजा हो, फ्लू हो, सभी के रूप में हमारे सामने आते हैं दोस्तों। लगभग 200 टाइप्स के वायरस को मैंने लेबोरेटरी में खुद ने देखा है दोस्तों। लेकिन जो सबसे कॉमन, जो आजकल जो सबसे कॉमन रूप से कॉमन कोल्ड को डेवलप करता है वो राइनो वायरस होता है दोस्तों। बहुत इजी वायरस होता है, बहुत आसानी से आप छोटे से छोटे लेबोरेटरी में भी उसको थोड़ा सा केमिकल अल्ट्रेशन करके चेक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी होती है उसमें जब इसको पर्टिकुलर देखा जाता है दोस्तों तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आती है। लगभग 50% केसेस इसी राइनो वायरस के कारण डेवलप होते हैं दोस्तों। लेकिन अन्य बहुत सारे कोल्ड वायरस हैं जो आजकल कहर बरपा रहे हैं, हम राइनो वायरस के चक्कर में भूल जाते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये जो कंटेंट है दोस्तों, ये वायरस का सबसे ज्यादा फैलने वाला कंटेंट है, जो हिंदुस्तान में गंदगी की वजह से, हमारे रहन सहन, बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्बेंसेस के कारण दोस्तों हमको कॉमन रूप से देखने को मिलता है। अनअवेयरनेस, हमारे पास अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और यही कारण है कि हम लोगों को ये बहुत आसानी के साथ होता हुआ देखा जाता है। बहुत सारे प्रकार आपके वायरस के हैं जो कॉमन कोल्ड को कॉज करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें, कफ आना, स्नीजिंग होना, फीवर आना, वॉमिटिंग होना, नाउसिया होना, हाई टू लो ग्रेड फीवर होना दोस्तों। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को टच करने से ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि वो एक घर में रहते हैं
तो उनको सबसे पहले होता है, हर बार जब भी कोरोना वायरस या सिंपल सा वायरल इन्फेक्शन होता है सबसे पहले उन्हीं को होता है, लेकिन उनके घर में किसी को नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसकी इम्यूनिटी कम है, बाकी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए उनको नहीं होता। यही का एक कोरोना वायरस के लेवल पर भी होता है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उन्हें नहीं होगा, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उनको बार बार होगा दोस्तों। यानी यहाँ पर जो भी कोल्ड के कारण होते हैं दोस्तों, जो भी यूटेंसिल्स है, टॉवल्स है, टॉयज है, टेलीफोन के शेयरिंग कर लिया आपने, आंखों के लेवल को टच करके पेशेंट को छू लिया, या फिर माउथ को छू लिया, नोज को छू लिया, कांटेक्ट या एक्सपोजर के बाद किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को आप इन्फेक्टेड कर सकते हो दोस्तों। वो कॉमन कोल्ड के लेवल पर आता है। यही कैरेक्टर आपको एज इट इज उठा के आप कोरोना वायरस के लेवल पर देख लो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस आया था वो डायरेक्टली लंग्स पे अटैक कर रहा था। तो क्यों अटैक कर रहा था वो चीज हम लोग देखते हैं दोस्तों। और क्यों अटैक करने के कारण हम सिंपल सा सबसे पहले कैरेक्टर कॉमन कोल्ड का ही समझ लेते हैं, तो आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आएगा दोस्तों। जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम हमारे पास आते हैं दोस्तों, 2 से 3 दिन के बाद से ही सिम्टम वहां पर ग्रो करना शुरू करते हैं। यानी वो वायरस आपके बॉडी में ग्रो करता है, लेकिन ग्रो कैसे करेगा इसी कोरोना वायरस के लेवल पर समझते हैं। आप लोग को बोला जाता है कि भाई आपको कोई डिसीज डेवलप हुई है, आपके बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन हुआ होगा, ठीक है। अब जेनेटिक म्यूटेशन कैसे हो रहा है दोस्तों, बात करना बड़ा आसान है, समझना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग इसको नहीं देखता, जैसे अभी राजा बाबू सर ने बारीकी पकड़ी कि मैंने उनको बताया था A2F2, कब बताया था पुराने समय में, उन्होंने पकड़ लिया, सुमेश गांधी सर ने पकड़ लिया, उन्होंने रिजल्ट ले लिया। तो जो समझदारी करेगा उनको रिजल्ट मिलेगा। जो छोटी छोटी बताता हूं यही चीज आपको समझने का है। जब हेल्दी वायरस होता है दोस्तों, तो आप देखते हो जब आप किसी भी कोरोना लेवल की बात करते हो दोस्तों, तो आप जानते हो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। हमारी सेल लगातार ग्रोथ करती है, आपको पता है। आपको ये भी पता है एपोप्टोसिस प्रोसेस क्या होती है, इसीलिए तो मैंने पहले ही आपको परफेक्ट कर दिया है कि आप में से कोई भी बंदा ये नहीं बोलना चाहिए कि एपोप्टोसिस क्या होता है। आपको ये पता है कि हमारी बॉडी में जब डेली नई सेल बनती है तो कहीं ना कहीं डेली जो ओल्ड सेल होती है उसकी डेथ होगी, उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए वहां पर सेल बनेगी। अब सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, अब न्यूक्लियस है तो डेफिनेटली उसमें डीएनए आरएनए होंगे, और यही डीएनए है तो ही तो सेल की ग्रोथ होगी, और यही डीएनए दोस्तों लगातार वहां पर मल्टीप्लिकेशन करता रहता है सेल का। तो ये जो डीएनए है दोस्तों, जब हेल्दी सेल है तो कंप्लीटली वहां पर बिना चेंज के दोस्तों डीएनए की जो स्ट्रेंथ होती है, जो हेलिक्स होता है, वो यहाँ पर कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है दोस्तों, प्रोग्रेस करता रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब कभी भी किसी प्रकार की अनहेल्दी सेल होती है दोस्तों, अनहेल्दी डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, तो डीएनए का जो एक पार्ट होता है दोस्तों वो तो एज इट इज, क्योंकि जब यहाँ पर परिवर्तन होता है दोस्तों, तो जब जेनेटिक म्यूटेशन हो वो भी समझ लो दोस्तों, यहाँ पर जब यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एक जो स्ट्रेन होता है पुरानी डीएनए का होता है, तो ये जो दूसरा स्ट्रेन होता है दोस्तों, अगर मैं सिंपल सा कहूं कि ये जो दूसरा स्ट्रेन है, ठीक है, ये जो दूसरा स्ट्रेन है दोस्तों ये नया बनता है, ठीक है। तो इसी नए बनने वाले स्ट्रेन में कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन होना, अब आपको पता है जेनेटिक म्यूटेशन होना मतलब कहीं ना कहीं वहां पर इसकी स्ट्रेन में चेंज हो जाता है। तो कुछ एक जो पर्टिकुलर जो सब्सटेंसेस होता है वो पूरा पुराना आता है, और जो नया आता है जो उसके बॉडी में नया नया डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमारी प्रकृति एक जैसी ग्रोथ नहीं करने देती हमारी बॉडी को। आज गर्म है मतलब आज गर्मी का समय, कल बरसात का समय, आगे ठंड का समय, ठीक है, अभी ठंड चल रही है। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग सेकंड स्ट्रेन की सेल्स का भी वहां पर चेंजेस होता है। इसी को वहां पर चेंज होना यानी जेनेटिक म्यूटेशन के रूप में देखा जाता है। और यही जेनेटिक म्यूटेशन दोस्तों कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत लेकर आता है कैंसर के रूप में दोस्तों, ठीक है, कई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के रूप में लेकर आता है। भले पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है तो वो तो हमको पता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के रूप में आ रहा, लेकिन अगर मान लो केवल और केवल ये यहाँ पर अभी अभी डेवलप हुआ, एक्वायर्ड हुआ, हमने खुद ने प्राप्त किया, तो वो यहां से डेवलप होता। तो यही कैरेक्टर आपको दोस्तों कोरोना वायरस के लेवल पर भी देखने को मिलेगा। जब आप कोरोना वायरस के लेवल पर देखते हो तो एक जो सिंगल होता है ये आपका पुराना हेल्दी में से आता है, लेकिन जो वहां वायरस अंदर प्रवेश कर गया है वो वायरस यहां पर आप देखोगे दोस्तों, तो टिपिकली ये वायरस की स्ट्रेन इसके डीएनए के स्ट्रेन के साथ में वहां पर एक्सचेंज हो जाती है और वो सेकेंड लेयर में अपना कब्जा कर लेता है। धीरे से 1 फिर 2 4 इस प्रकार से अपनी कॉपीज बनाकर दोस्तों हजारों लाखों कॉपीज वहां पर डेवलप कर देता है और फिर एकदम से सिम्टम के लिए डेवलप कर देता है दोस्तों। तो ये जो प्रोसेस होती है दोस्तों,
ये जो प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों, और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमेशा आप लोगों को दोस्तों आरएनए और डीएनए के लेवल पर यहाँ पर आपको कंप्लीट आरएनए चेंजेस में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये जो होता है स्ट्रेन आरएनए के, इसीलिए इसको आरएनए स्ट्रेन के रूप में चेंजेस माना जाता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब यहाँ पर वायरस अफेक्टेड हो जाता है तो डीएनए वायरस के रूप में वो कहलाने लग जाता है, यानी पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है कि हाँ ये सेल अब मेरे कब्जे में। ऐसी कई सेल धीरे धीरे कब्जे में आ जाती है और वहां पर दोस्तों वायरस अटैक करता है। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ मजबूत है तो ये डीएनए में वायरस को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, अर्थात इम्यूनिटी की सेल्स वहां पर इस वायरस को ढूंढकर उसको खत्म कर देगी, या ऐसी स्थिति बना देगी, यहाँ पर ऐसा कंपोजिशन बना देगी कि वो वायरस हमारे सेल में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही ब्लड में आया, लिम्फ में आया, वहां से होता हुआ बाहर निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी और फेगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म कंटिन्यू होता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब कभी इम्यूनिटी डाउन होती है, इसीलिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी डाउन हुई तो वायरल इन्फेक्शन जब करता है तो वो इम्यूनिटी को प्रोग्रेस करता है, यानी वो इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हैं। और जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है, बैक्टीरिया वहां से पतली गली से इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं और हमारी ज्यादा बॉडी की इम्यूनिटी लॉस, पहले वायरस के कारण और फिर बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा लॉस हो जाती है। और यही कारण है दोस्तों, आज के समय में हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में दोस्तों इस प्रकार के केसेस आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। जब हमने कोरोना काल में ट्रीट किया था दोस्तों, तो आप लोगों को पता था कि ऐसी कंडीशन में जब वायरस आ रहा था वो दो कंटेंट में जा रहा था। एक आ रहा था वो नोज के लेवल से सीधा स्टमक में, एक आ रहा था नोज के लेवल से सीधा लंग्स में। ठीक है, दो प्रोसेस थी उसकी। या तो आप जितने भी आयुर्वेद आचार्य हैं, या हम लोग भी कहे, हमने भी कहा कि भाई आप गर्म पानी पियो, मॉडर्न साइंस ने भी कहा गर्म पानी पियो। ठीक है, मॉडर्न साइंस ने कहा खट्टे फल खाओ। खट्टे फल क्या करेंगे? खट्टे फल दोस्तों हमारी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोसेस को, हेल्दी प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। यही काम हमने गर्म पानी से क्यों कहा? गर्म पानी से हमने कहा कि भाई एक काम कीजिए, आप गर्म पानी पीजिए, तो जो वायरस होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण, या गर्म भाप लीजिए, तो उससे क्या हुआ, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स के माध्यम से दोस्तों उनका मूवमेंट हुआ। अगर वो डायरेक्टली नेजोफेरिंक्स के माध्यम से सीधा लंग्स में चला गया दोस्तों, तो डायरेक्टली उसको कोरोना के सिम्टम आए और बहुत ही सीवियर कंडीशन के रूप में उसको एडमिट करना पड़ा। और यही कारण है कि जैसे इन्फेक्शन होता था, जब आप पेट स्कैन कराते थे या सीआरपी टेस्ट कराते थे, आप देखते थे इन्फेक्शन 35%, 40%, 70%, 90% देखने को मिलती थी। लेकिन जो लोग पहले से प्रिकॉशन मोड में थे, वो लोग गर्म पानी, काढ़ा, चाय, कॉफी, जितनी भी चीजें पी रहे थे दोस्तों, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर रहे थे। उसके कारण मैक्सिमम लोगों को आया पर पता भी नहीं चला और निकल गया बाहर दोस्तों। ये मैक्सिमम लोगों में देखने को मिला है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करा, गर्म पानी या जो भी चीज हमने, चाय, कॉफी, जो भी चीज लिया, काढ़े के रूप में लिया, उससे वायरस कहाँ चला गया दोस्तों? स्टमक में। अब स्टमक का पीएच मालूम है आपको कितना है? 1.8, हाईली एसिडिक। और ये एक ऐसा मंत्र होता है दोस्तों जहां पर किसी भी लेवल पर वायरस के प्रोटीन को डैमेज कर दिया जाता है। तो जब वायरस का प्रोटीन डैमेज हो जाएगा तो क्या ग्रोथ करेगा दोस्तों वायरस? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है दोस्तों, अगर आपने उसको स्टमक में डाल दिया तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। यही चीज हम लोगों ने वहां पर सीखी थी दोस्तों। इसीलिए हमने जो प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया था, आप लोगों को पता होगा, C1, C2, C13, WAR1, L1, 200। कितने लोगों को याद है? कोई भूले तो नहीं? ठीक है, सेल के लेवल पर सबसे पहले यहां हो रहा है, इसको हमने C1 से कंट्रोल किया। दूसरी बात, जब ये डायरेक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन पे, आपके नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन पे आ रहा, सीधे हमने C2 से कंट्रोल किया। जब हमको लगा कि नहीं ये थ्रोट पे जा रहा है, तो सीधे हमने C13 ऐड करके उसको मूवमेंट किया। अब ये तीनों हमने, क्योंकि सबसे ज्यादा उस कंडीशन में फंक्शन से प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। फंक्शन से कब प्रॉब्लम आ रही थी? जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही थी, तब आ रही थी। क्योंकि सेल टूटेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम हो जाएगी, एटीपी कम बनेगा और डेफिनेटली हमारी बॉडी की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑक्सीजन लेवल क्या होगा? अचानक डाउन। अभी सेल टूट रही तो कोई जरूरी नहीं कि बॉडी की सेल है, आरबीसी भी टूट सकती है, डब्ल्यूबीसी भी टूट सकती है, फेगोसाइटिक सेल्स भी डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीजें हमको साथ में मिल रही थी, इसीलिए हमने C13 का यूज किया। C13 में मैंने आपको बताया था कि ये बोन मेरो पे भी काम करती है। ठीक है, जो बोन मेरो होता है दोस्तों, वहां पर भी माइलेट टिश्यू के लेवल पर भी काम करती है। इसीलिए C1, C2, C13 और WAR1, L1 का मेन काम था
मिडिल मैन के रूप में काम करना और मिडिल मैन के रूप में दोस्तों इसको बाहर निकालना। और वर्वन का काम था वहां पर जितनी भी स्थिति बन रही है जो उसको खाने के लिए मिल रही है उस स्थिति को फटाफट साफ करो, यानी वहां से पूर्ण रूप से प्यूरिफाई करने के लिए। इसीलिए एक्यूट कंडीशन में हमने 200 डाइल्यूशन में दिया था और यही कारण था जितने लोगों ने यूज किया 99% लोगों का फीडबैक पॉजिटिव आया दोस्तों। 1% हम भी मान सकते हैं कि हम लोग कहीं गलत हो, ठीक है, 99%। अब इसी कंडीशन में जब किसी को ऑक्सीजन लेवल कम था तो हम क्या करते थे, जनरल टॉनिक P1 RE का यूज करते थे दोस्तों, P1 B का यूज करते थे, कई बार हमने P1 S5 RE B का यूज किया और मैक्सिमम कंटेंट को हमने कवर अप किया था दोस्तों। तो यही कारण है दोस्तों कि जब कोरोना इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड का कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता है दोस्तों कि यहाँ पर जब भी सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम ऐसे ही नहीं आते दोस्तों, ये सिम्टम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से आते हैं। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो गई है, नोज रनिंग नोज हो रही है, वो छींकता है तो दोस्तों 10 मीटर ऊपर तक उसके वायरस स्प्रेड करते हैं, फैल जाते हैं, 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर तक फैल जाते हैं और फैल के फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं और उसके संपर्क में जो आता है वो सारा व्यक्ति उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों। यही काम कॉमन कोल्ड में है, यही काम आपको इन्फ्लुएंजा के लेवल पर भी देखने को मिलेगा, यही आपको दोस्तों इम्यूनिटी के लेवल पर, आपको कोरोना वायरस के लेवल पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए नेजल डिस्चार्ज होना, ऑब्स्ट्रक्टेड नेजल ब्रीथ होना, स्वेलिंग ऑफ द साइनस होना, स्नीजिंग होना, सोर थ्रोट होना, कफ होना, हेडेक होना, कभी कभी कोल्ड के बाद दोस्तों जब बैक्टीरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर देता है इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है दोस्तों। और यही कारण है जब बैक्टीरिया कॉज करता है दोस्तों, आप सर्दी के लेवल पर जब भी जाओ तो आप इन चीज को, ये प्रोटोकॉल जो मैंने बताया ना, इसीलिए कवर नहीं होते हम लोगों से कि हम लोग सिर्फ मेरे पे डिपेंड है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, क्योंकि सब मेरे पे डिपेंड। आप अपना दिमाग कब लगाओगे दोस्तों? आप में से कितने लोग कितनी जल्दी बोले कि नहीं सर हमने क्योर किया? मुझे बहुत खुशी होती है जब आदमी सेटिस्फाई होता है ना, बहुत। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो मुझे लगता है मेरे में बहुत कमी है यार दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं और सुधार करने की कोशिश करता हूं। मुझे उसमें भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं ये चीज फिर से आपको गाइड करूं। तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे कि किसी को कोराइजा हुआ और उसके बाद में मिडिल ईयर इन्फेक्शन ऑटोरिया के रूप में हो रहा, ईयर एक हो रहा, तो आप मान के चलिएगा दोस्तों वहां पर आपको ये चीज इमीडिएट देखने को मिलेगी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का है। तब आपको यहाँ पर ये वर्वन का रोल भी समझ में आएगा दोस्तों, इसीलिए वर्वन को वहां पर ऐड किया गया। इसीलिए कॉमन कोल्ड के लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है कॉमन कोल्ड के लिए। लेकिन जब इन्फ्लुएंजा की बात आती है या फिर ये कहें हम लोग स्पेशली कोरोना वायरस की बात आती है तो सबसे बेस्ट CRP टेस्ट की जाती है, पीट स्कैन किया जाता है दोस्तों, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है। लेकिन सिंपल सा आप कफ कोल्ड की बात करोगे दोस्तों, मैंने आपको एक सबसे बढ़िया उसमें कोल्ड कफ MMP पिल्स फार्मूला डाला है, नंबर 1 प्रोटोकॉल दोस्तों। दिस इज माय बेस्ट प्रोटोकॉल एवर आई सीन। मैंने कभी नहीं देखा कि इससे बेटर रिजल्ट किसी को मिला हो दोस्तों। P2, A2, F2, C2, WR2, B वाला फार्मूला आप देखिएगा, MMP पिल्स बनाइएगा उसको और 10 ग्लोबस 4 to 6 टाइम दीजिएगा। किसी भी प्रकार के सर्दी खांसी कफ आपको इमीडिएट ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा। और वही चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर कोरोना के लेवल पर काम कर रही है दोस्तों। तो यहां सिंपल कोल्ड कफ होना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो प्रोटोकॉल बेस्ट है। S1C1 A1 F1 RE ये बेस्ट है, S10 P3 C13 A3 WR1 YB ये बेस्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप जाएंगे तो P2 C13 B P1 F1 Y नेगेटिव में सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है दोस्तों। हम लोग ऑलरेडी उसको कवर कर रहे हैं क्योंकि हम ऑल वायरल फीवर ड्रॉप को 10th डाइल्यूशन में दे रहे हैं और उसको देने से हम सारे प्रोटोकॉल को जनरेट कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए। S1 P1 C13 Y के साथ में या तो ये दे दो या फिर S10 P2 C13 Y दे दो, ठीक है। ये दोनों प्रोटोकॉल देखो आप, P2 उनको दो जिनको लंग्स में हो गया है, जिनको केवल अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में दिख रहा है वहां पर आप P1 का यूज कर लो, C13 का Y के साथ यूज कर लो, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है दोस्तों। मैंने कहा था कि Y एंटी इन्फ्लामेटरी होता है दोस्तों। साथ में एक और प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूं, आपसे उम्मीद करूंगा कि इसको प्रूव करें आप लोग। S9 P4 C4 C13 C1G ये भी मेरा बहुत समय से चलने वाला फार्मूला है दोस्तों। S9 P4 C4 C13 C1G, ठीक है। इसको आप D5 में बना के दीजिए दोस्तों। अब S9 में क्या है, S5 F1 P4 C4 C13 C1G
ये साइनस तक को ठीक कर रहा है। नाक में जो हड्डी बढ़ जाती है ना, साइनोसाइटिस, ठीक है, उसके लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों, मैक्सिमम। बस इसके साथ में आप P2C13 वाई को ऐड कर दीजिए आप अलग से, आप देखिए कैसे ठीक नहीं होता। कई डॉक्टर्स को मैंने बताया और डॉक्टर्स बोलते हैं सर कहाँ छुपा के रखा था, आपने बताया नहीं अभी तक। ये रिजल्ट हमको, मैंने जब आपको S1A1 आरी के बारे में कहा था दोस्तों, जी तो सर बिल्कुल करेक्ट। S1A1 आरी के जब मैंने S1 पढ़ाया था, A1 पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि अगर किसी को कोल्डनेस होती है, आप सबसे पहले S1A1 आरी दे दो पॉजिटिव में, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, इमीडिएट आ जाएगा। तो फिर आप कैसे बोलते हो कि कोल्ड कवर नहीं होता, कफ कवर नहीं होता? आप करते नहीं हो, आपको डायग्नोसिस नहीं आता दोस्तों, ये इसलिए मुझे ये बताना पड़ा इतना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम अभी कोरोना से नहीं भटके, सबसे पहले हमें कोरोना का प्रोटोकॉल क्लियर करना है, इसके बाद हम लोग इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, इसी के लेवल पर जब हम आगे आते हैं तो हम लोगों को एक चीज और देखने को मिलती है कि जब कोरोना का लेवल आया था तो हमने ये सारी चीजें ऑक्सीजन लेवल की देख ली थी, ठीक है। लेकिन जब आप आज की कंडीशन में बात कर रहे हैं कि भाई आज जो कंडीशन आ रही है कोरोना के लेवल की, वहां पर तो मैक्सिमम 51 जो इसकी कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन थे, 51 स्ट्रेन का डायग्नोसिस हो चुका है, जिसमें डेल्टा स्ट्रेन अभी बहुत खतरनाक रूप से सामने आ रही है। लेकिन जो अभी की कंडीशन में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है दोस्तों, इसमें और पुरानी जो वेरिएशन है उनमें ये अंतर है दोस्तों कि वो बहुत तेजी से जरूर आती थी लेकिन क्यूर नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये जो 70% एक्टिव रूप में आ रही है दोस्तों, लेकिन बहुत माइल्ड फॉर्म में, बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसा है। पहले की कंडीशन में अब की कंडीशन में दोस्तों बहुत ज्यादा इसमें इतना ज्यादा चेंजेस आ गया है कि वो वायरस की जो स्ट्रेंथ होती थी वो उसमें 2 कैरेक्टर चेंज हो गए। एक कैरेक्टर ये हो गया कि वो पहले जो मालूम ही नहीं पड़ता था लोगों को कोरोना के पॉजिटिव है, जब साइन और सिम्टम आप एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते थे तब मालूम पड़ता था, लेकिन यहाँ तो उससे ज्यादा 70% एक्टिव हो गई है, 70% तेजी के साथ ये फैल रही, इसीलिए गवर्नमेंट घबरा रही है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जब एक साथ हॉस्पिटलों में भीड़ लगेगी तो उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, इसलिए हम बीड़ा उठाते हैं दोस्तों। वी द इलेक्ट्रोपैथिक फिजिशियन, हम लोग इसको शपथ लेते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में जाने ही नहीं देंगे, हम इसको इतना फ्री में बांटेंगे या इतना आप लोग जितना पेमेंट लेना चाहते हो लो दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रिवेंशन के तौर पर बांट दीजिए आप। केवल ये 2 महीने आपके पास, जनवरी फरवरी, आप मंगा लीजिए जितनी मेडिसिन मंगाना है, जनवरी फरवरी 2 महीने में आप प्रोटेक्शन करवा दीजिए दोस्तों। आपको कभी भी कोरोना का माइल्ड, बहुत माइल्ड लेवल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ये जो कोरोना का लेवल आ रहा है ये केवल एक्यूट ब्रोंकाइटिस का लेवल है दोस्तों। केवल आपने अगर ब्रोंकाइटिस को अच्छे से समझा है तो केवल एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लेवल को मेंटेन करना सीख जाइए, कुछ नहीं करना है, कंप्लीट। जिसने चेस्ट ऑयल बना रखा है कुंटलों से बना लीजिए आप, ठीक है। जिसने चिल्ड ऑयल बना रखा है दोस्तों, आप कुंटलों से बना लीजिए, आपको बहुत तेजी के साथ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस के रूप में, जब वहां पर हमने सिम्टम देखा था, किसी को टेस्ट नहीं आ रही, किसी को स्मेल नहीं आ रहा, पेशेंट घबरा जाता था, अरे यार टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रहा, मुझे तो कोरोना हो गया। लेकिन यहाँ तो वो सिम्टम ही नहीं है, ठीक है, टेस्ट नहीं आना, स्मेल नहीं आना, वो तो सिम्टम ही नहीं है, वो तो मिल ही नहीं रहा किसी में। लेकिन मिल क्या रहा है? लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी पेशेंट जो भी सिम्टम लेकर आ रहा है एक ही चीज बोल रहा है, साहब मुझे भूख ही नहीं लग रही है, और भूख नहीं लग रही के साथ पूरे के फ्लू के सिम्टम एज इट इज उसको देखने को मिल रहे हैं जो कोरोना में मिले थे दोस्तों, लेकिन कुछ कैरेक्टर चेंज हो गए, ठीक है। ये मैंने जब स्टडी किया दोस्तों, पिछले शनिवार रविवार से मैंने यही किया, 3 चीज काम किए मैंने। पहला काम किया, मेरे क्लिनिक में जो पुताई वगैरह था उसका पूरा बैलेंस किया। दूसरा काम किया, आपके लिए मैंने एक कोरोना का तैयार किया। और तीसरा काम किया, नेचुरल टॉनिक का पूरा ऑडियो बनाया। अब मैं आज रात को बैठकर आपको पूरा ऑडियो डाल दूंगा दोस्तों। ये 3 चीज काम किया। तो यहाँ पर मैंने करीब 11 देशों का पूरी स्टडी किया दोस्तों। उन 11 देशों के स्टडी, साउथ अफ्रीका है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है, ऐसे कई, चीन है।
तो मैंने सारे जगह के ओमिक्रॉन लेवल की सारी जानकारियां कलेक्ट करी दोस्तों, और सब में मुझे जो सिम्टम देखने को मिले 90% सिम्टम दोस्तों एटमॉस्फेयर के आधार पर सेम थे। केवल 10% भौगोलिक दृष्टि के आधार से, यानी समुद्र तल से ऊपर और समुद्र तल से नीचे के लेवल पर कुछ सिम्टम वहां पर डिफरेंट लेवल पर देखने को मिले। लेकिन जो कॉमन सिम्टम जो हम लोगों ने अभी कॉमन कोल्ड के लेवल पर पढ़े दोस्तों, एज इट इज वहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सिम्टम देखने को मिल रहा है कोल्ड, कुराइजा, कफ, ये बहुत कॉमन रूप से हमको वहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, चेस्ट कफ हो, कंजेशन हो, फटीग हो, रनी नोज हो, यहाँ पर स्क्रेटेड थ्रोट हो, यानी थ्रोट के लेवल पर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस महसूस हो रहा है दोस्तों, ये सारे फ्लू के सिम्टम वहां पर बॉडी पेन के साथ, फीवर के साथ, माइल्ड ग्रेड फीवर के साथ, माइल्ड ग्रेड हेडेक के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज और कॉमन यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों, और वो कॉमन चीज ये है कि जहां पर कोरोना के मेन फॉर्म में हम लोगों ने देखा था दोस्तों, जब हमने फर्स्ट टाइम में देखा था डायरेक्ट लंग्स पे अटैक कर रहा था। अभी के कंडीशन में जो ये पर्टिकुलर पार्ट है दोस्तों, इस पर्टिकुलर पार्ट में, यानी जो ब्रोंकस पार्ट है, यानी ट्रेकिया का जो बाइफर्केशन, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पर जो बाइफर्केशन होता है, ठीक है, ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया का बाइफर्केशन होकर ब्रोंकस बन रहा है, और ब्रोंकस के अंदर जाकर ब्रोंकियल्स बन रहे हैं, और ब्रोंकियल्स अंदर दोस्तों लंग्स के रूप में कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये केवल लंग्स के न जाकर इसी ब्रोंकस के लेवल पर काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, सीवियर एक्यूट ब्रोंकाइटिस के रूप में ये सामने देखा जा रहा है। और इसी कारण से दोस्तों जो कॉमन सिम्टम आ रहे हैं, फटीग, कंजेशन, ठीक है, स्क्रेटेड थ्रोट, थ्रोट में गले में दर्द होना, ऐसा लगना, कांटे लगना और जैसे निगलने में तकलीफ होना, ये सिम्टम आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों वहां पर चेंज हो गया, वहां पर था मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन था दोस्तों, इसीलिए हमने वहां पर वो प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया था जो मैंने बताया। अभी पूरा चेंज हो जाएगा दोस्तों, यहां पर केवल ब्रोंकस के लेवल पर आ रहा है, यानी एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लेवल पर आपको देखना पड़ेगा, अर्थात अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन रूप से यहाँ पर सबसाइड हो रहा है दोस्तों, बहुत कॉमन रूप से हो रहा है। इसीलिए दोस्तों जब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली इसके सिम्टम थोड़े से चौंकाने वाले हैं दोस्तों। क्यों चौंकाने वाले हैं? मैक्सिमम 50% देशों में ये सिम्टम आए हैं दोस्तों कि यहाँ पर कॉमन सिम्टम जो आश्चर्य वाला है, सूंघने या टेस्ट का है ही नहीं, स्मेल और टेस्ट का तो रोल ही नहीं है, न किसी को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा, ये दोनों सिम्टम न के बराबर है, 0.1% है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, और जब लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम घबराने वाले होते हैं दोस्तों। क्यों? अगर आपके पास कोई पेशेंट आया और वो बोले साहब देखो मेरे होठ बिल्कुल नीले पड़ गए, आप क्या सोचोगे दोस्तों? आपको क्या समझना है? यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लूनेस ऑफ लिप्स एंड बॉडी इज डेंजरस, और ये कंडीशन वो होती है जहां पर नाइट स्वेटिंग होती है, नाइट में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है दोस्तों, एब्डोमिनल सिम्टम्स क्रैम्प्स के रूप में आना शुरू हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, नौसिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है दोस्तों, और एब्डोमिनल क्रैम्प लगातार ग्रो करता है, बढ़ता ही चला जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के पूरे रीजन में स्प्रेड कर जाता है दोस्तों, और ये टिपिकल सिम्टम वहां पर बहुत डेंजरसली दोस्तों देखने को मिलता है। और यही कारण है दोस्तों, क्योंकि ये माइल्डर फॉर्म ऑफ डिसीज है, इसीलिए बहुत रेयर केसेस में, ओनली 1 to 2% केसेस में वहां पर ब्लूइशनेस ऑफ लिप्स देखा जा रहा है, ओनली क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है जिन लोगों ने इंजेक्शन लगवा लिए हैं, वैक्सीन ले। ठीक है, इसीलिए इसका जो फॉर्म इंडिया में जो कहा जा रहा है दोस्तों, फरवरी या अप्रैल के बीच तक खत्म हो जाएगा, अगर मैं सही हूं। मैंने जो रिपोर्ट का जो कंक्लूजन निकाला वो यही है दोस्तों। इसीलिए हमें टेंशन लेना नहीं है, हमें इलेक्ट्रोमेपैथ के लेवल पर यही समय हमें अर्निंग करने का, सेवा करने का, आप जो करना चाहते हो, दो चीज है आपके पास, आप कर दीजिए जितना करना हो दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, आप जब यहाँ पर इस प्रकार के इस माइल्डर फॉर्म डिसीज के लेवल पर जाओगे तो आपको यहाँ पर इम्यून सिस्टम को इतना समय लग जाता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो होता है, जिन लोगों का वीक है, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है,
कोई कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ले रहा है, कोई स्किन डिजीज के डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है, वो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे रहा है, एंटी एलर्जिक ड्रग दे रहा है दोस्तों, तो वहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से या माइल्ड केसेस होने से 1 से 2 वीक में दोस्तों अगर वो केवल अपने लेवल पर आइसोलेट हो जाता है, और बिना विदाउट ड्रग की बात कर रहा हूं, आइसोलेट होकर केवल गर्म पानी का सेवन, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस खाना, विटामिन सी का ज्यादा सेवन करना, आप देखेंगे दोस्तों 2 से 5 लोगों में दोस्तों देखने को मिल रहा है। लेकिन हमको कैलिब्रेशन करना है कि जब हमने अल्फा जो इसका स्ट्रेंथ आया था, तब हमने देखा था कि ये 2 से 5 लोगों को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। जैसे डेल्टा स्ट्रेंथ आया 6 से 7 लोगों को अफेक्ट करने लगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा दोस्तों और ये ओमिक्रॉन का लेवल आया, ये 18 से 19 पेशेंट को एट अ टाइम अफेक्ट करने लग गया दोस्तों। यानी एक व्यक्ति के शरीर में जब तक वो ठीक होगा, 18 से 19 व्यक्ति को उस वायरस के माध्यम से प्रभावित कर चुका होगा दोस्तों। ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है, जो व्यक्ति, इसीलिए मैंने आपको सिंपल सा बात कहा है, सिंथेसिस WE, ठीक है। क्यों? अरे दोस्तों, आपने जब न्यूट्रल डोज ले लिया तो आपकी बॉडी में तो पूरे फंक्शन हेल्थी स्टेट में मेंटेन रहेंगे। इम्यूनिटी पावर कितना स्ट्रांग रहेगा आपको आप थिंक करिए, ठीक है। जब आपकी पूरी बॉडी का इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो आप मुझे बताइए, कोई इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन की जरूरत है क्या? एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब डॉक्टर के पास पेशेंट आ रहा है, लगातार इन्फेक्टेड पेशेंट आ रहा है, तो क्या सिंथेसिस WE से ठीक कर पाओगे आपको? ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमको उसको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। तो आपको जो प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे आप दोस्तों, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें यहां पर एक्स्ट्रा निकाल के लाना पड़ेगा। यानी आपको यहां पर P2, C2, WR1, C13 और G200 के लेवल पर आना पड़ेगा दोस्तों। अब प्रोटोकॉल का ये सिलेक्शन क्यों किया गया है दोस्तों, कोई बता सकता है? यहां ये प्रोटोकॉल का सिलेक्शन क्यों किया गया है? P2, C2 ब्रोंकस के लिए या ब्रोंकाइटिस के लिए, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए P2, C2, WR1, G, C13 इज ए बेटर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। अगर जरूरत पड़ेगी तो केवल इसमें 2 मेडिसिन का सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, वेन1 या B। मैं गारंटी लेता हूं आपको दूसरे प्रोटोकॉल की जरूरत दोस्तों, याद रखिएगा आप, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये डायरेक्टली दोस्तों वहां पर काम करता है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि P2 पूरे लंग्स पे काम करता है, ठीक है। हम बाहर निकाल दें P2 से, एक्सपेक्टरेंट कर दें। दूसरा C2 म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ऑलरेडी म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड होगी, ठीक है। और क्योंकि सिम्टम तो वही आ रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। अब यहां पर C1 का रोल इसलिए नहीं कि कोरोना की एक लेयर जा चुकी है, मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन ले चुके हैं, तो सेल का लेवल तो जा चुका है दोस्तों, तो C1 आप ऑलरेडी हटा दीजिए। C2 बचा C13 हमने इसलिए लिया कि थ्रॉट में तो आ ही रहा है, थ्रॉट से तो जाएगा ही, इसलिए थ्रॉट की मेडिसिन हमने नहीं हटाया। लेकिन वहां पर हमने देखा था कि प्लूरल फ्लूइड का डैमेज, मतलब प्लूरल फ्लूइड बहुत सारा कलेक्ट हो रहा था लंग्स के लेवल पर, इसलिए हमने C1, C2, C13 दोनों को लिया और साथ में L1 ऐड किया था कि भाई इसको बाहर निकालो, फ्लूइड को बाहर निकालो, गंदगी बाहर निकालो, वही तो कर रहे थे। यहां पर हमने WR1 एज इट इज रखा, C13 एज इट इज रखा, C2 रखा, लेकिन P2 और G को ऐड कर दिया। अब G क्यों ऐड किया दोस्तों हमने? अगर हमको एक्यूट ब्रोंकाइटिस को कवर अप करना है तो इससे बेटर कोई प्रोटोकॉल होता, आप मुझे ढूंढ के बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दिस इज द बेस्ट प्रोटोकॉल एवर आई सीन दोस्तों। दूसरी बात, कई बार हमने देखा है अगर इस प्रोटोकॉल को आप सपोर्ट कर दो, ये आपने दिया है 200 में, अगर मान लो आप इसको S10 P4, ठीक है, S10 P4 में क्यों दे रहा हूं आप में से कौन बताएगा? वेन1 B, अगर आप इसका सपोर्ट इससे कर दो तो आप मुझे बताओ, ये आपने 10th में दे दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब आपने एंटी इन्फेक्शियस S10 दे दिया, ठीक है, P4 दे दिया, अब P4 तो अभी देख रहे हो सबसे ज्यादा खतरा किसको है? ओल्ड एज को, ठीक है, बच्चों को। लेकिन अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों, तो ये स्पेशली अगर हमने दोस्तों यहाँ पर यूज किया है S10 P4 WR1 B दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी वोकल कार्ड के लेवल से अफेक्टेड हूं दोस्तों,
मेरा भी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। मैं जब बहुत ज्यादा जोर से बोलता हूँ या ज्यादा समय बोल जाता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती, इतना पेन होता है दोस्तों। मेरे जो कलीग दोस्त है वो सब जानते हैं इस बात को। तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो S10P4N1B है दोस्तों, कई बार अभी देखने को मिल रहा है कि आवाज भी कम हो जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस डेवलप हो जाती है, बहुत ज्यादा पेन होता है दोस्तों। तो S10P4N1B के 10th डायल्यूशन से दोस्तों वहां पर तुरंत रिजल्ट आ जाता है। मैक्सिमम केसेस में दोस्तों इसी के लेवल पर वहां पर पूरी प्रोसेस डेवलप हो जाती है और वो कवर हो जाता है। तो ये 2 प्रोटोकॉल है दोस्तों जो बहुत ईमानदारी से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत बेहतरीन। ये 1 नंबर का प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें दोस्तों, तो आप इसको थोड़ा सा लेवल चेंज कर दो तो आप इसको अलग लेवल पर बना सकते हो। तो अगर ये 2 आपने वहां पर, इसको आप सिंगल में प्रिवेंशन के लिए भी दे सकते हो, ठीक है। अगर सिंगल आप देना चाहो P2C2 Verven-C13G200 को आप प्रिवेंशन के रूप में कंटिन्यू करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट रिकवर हो जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरी मेडिसिन की जरूरत नहीं। लेकिन जो पॉजिटिव हो जाए, प्योरली आप कैरेक्टर देखिएगा, आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस मैंने पढ़ा दिया है शायद, ब्रोंकाइटिस आप देखेंगे पूरा कैरेक्टर एक्यूट ब्रोंकाइटिस का देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन में। आप केवल ये प्रोटोकॉल चला दीजिए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। तीसरा चेस्ट ऑयल A2 P2 C5 F2B, याद रखिएगा दोस्तों इस प्रोटोकॉल को, A2 P2 C5 F2B का D4, ठीक है। आपको 30 ml में 10 ड्रॉप ईच डालना है, 1 ml अमृत धारा डालना है, अच्छे से मिक्सअप करना, और तिल्ली का तेल और आपका मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल दोनों को मिक्स करके 1 ml अमृत धारा डालकर उसको पसलियों पे मालिश कराना है दोस्तों। आप देखिएगा रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा। और यही कारण है दोस्तों ज्यादातर जो फीडबैक देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो इसी लेवल पर हमारे जितने कुछ मेरे कलीग्स जुड़े हुए हैं दोस्तों, कहना तो नहीं चाहूंगा लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, कुछ मेरे होम्योपैथ कलीग्स जुड़े हुए हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज में बैठे हुए हैं, और उनके पास खासतौर से महाराष्ट्र का लेवल पर, आपके इंदौर के लेवल पर, या और भी कहीं आसपास ग्वालियर है, होशंगाबाद है, ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, और उनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टेड है, और उनके पास केसेस आ रहे हैं, तो वो क्योंकि दे आर प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट एलोपैथी, तो उन्हें इतना पता नहीं रहता है। और जब हम लोग उनको गाइड करते हैं कि यार आपके पास तो सारे हथियार हैं, आप तो यूज करो ना, क्या दिक्कत है, आप वहां पर इनको एडमिट कर रहे हो तो आप ये देके प्रूव करो ना, आप होम्योपैथ का भला कर रहे हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का भला कर रहा हो। और जब वहां पर यूज किया जाता है तो उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। कई लोगों को मैंने ब्लैक फंगस के लेवल पर आप लोगों को बताया था, 164 पर्सन का मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है दोस्तों, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्यूर अप हुए हैं। यही चीज हम लोग वहां पर दोस्तों हमारे दोस्त लोगों को, कलीग्स लोगों को बताते आए, और वही रिजल्ट हम लोग फीडबैक के रूप में देखते आ रहे हैं दोस्तों। यही चीज हम लोगों को यहाँ पर 3-4 चीजें जो हमेशा गवर्नमेंट कहते आई है दोस्तों, जो मॉडर्न साइंस कहता है बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, हम लोगों को भी, हम भी डॉक्टर है, हम लोगों को कंटिन्यू उसको फॉलो करना है, और उसका साइंटिफिक वे भी हमको समझना है दोस्तों। पहला, डिस्टेंस मेंटेन करना। मैंने अभी आपको बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से एक दूसरे के बॉडी में फैल जाएगा, तो 1 से 1.5 मीटर का जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए उसको आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। क्यों मेंटेनेंस करना है? अगर पर्सन ने छींका और आप उसके संपर्क में आ गए, क्लोज लाए, तो डेफिनेटली आपको भी हो सकता है। इसीलिए वो डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो ऊपर वायरस जाएगा, फिर आके नीचे बैठ जाएगा, फिर आपको नहीं होगा, एक बार धूल में चला गया फिर नहीं होगा। लेकिन आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के माध्यम से जो इंस्पायरेशन करते हो, आप सांस लेते हो, उसके माध्यम से चला गया तो आपको अफेक्टेड बना देगा दोस्तों। तो यही चीज हमको यहाँ पर समझने को मिला था दोस्तों। नेक्स्ट बात अगर हम देखें इसको, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को और समझना है दोस्तों। हम लोग कह रहे थे कि भाई हाथ को बार बार धोना, तो भाई सैनिटाइज करना इसलिए कहा गया था कि सैनिटाइज करने से जब भी कभी वायरस का कंटेंट हमारे हाथ में होगा, तो वायरस के लेवल पर जब हमारे हाथ में कोई भी साबुन, लोकल से लोकल साबुन भी हुआ या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हुआ दोस्तों, वो क्या करता है, वो एक लेयर बना देता है, और उस लेयर के कांटेक्ट में आने के कारण वायरस का जो प्रोटीन होता है वो डैमेज हो जाता है। और जब वायरस का प्रोटीन डैमेज हो जाएगा दोस्तों, तो वो इतना लायक नहीं रह पाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो वहां से सबसाइड हो जाता है, फिर वो एंटी इन्फेक्शियस नहीं रह जाता दोस्तों। इसीलिए ये प्रोसेस को जनरेट किया जाता है। तीसरी बात, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब डेवलप होते हैं या इम्यूनिटी बहुत लो होती है दोस्तों, या फिर कहीं भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए।
अगर आप एनर्जी को वेस्टेज करोगे तो आपको लीवर को इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए एनर्जी कहां से लाओगे। इसीलिए दोस्तों मेटाबॉलिक वेस्ट न करने के लिए आपको कहा जाता है कि अगर इस प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। उसको जब रेस्ट कर लिया जाता है तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं होगा, जो एनर्जी का लेवल होता है, वो एनर्जी आपकी बॉडी के रेजिस्टेंट को फिर से प्रिपेयर करने के लिए यूज कर ली जाती है। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। और यही कारण है कि जितने भी कोरोना का डायस्टर मैनेजमेंट होता है, हम लोग वहां पर बहुत स्ट्रांगली दोस्तों उसको मैनेज कर लेते हैं। और यही कारण है दोस्तों कोरोना के लेवल को हम बहुत इजीली दोस्तों यहाँ पर मोटिवेट करते आ रहे हैं और ठीक करते भी आएंगे दोस्तों। यही चीज हम लोगों को यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो चीज आपको मैंने बताई है, आप लोग इसको प्रैक्टिकल यूज कीजिएगा दोस्तों। सिंपल अगर कोई भी प्रोटोकॉल देना है वो मैंने आपको डाल दिया, पहले ही बता दिया। और ये जो मैंने प्रोटोकॉल बताया दोस्तों, ये अपने टेबल प्रैक्टिस के अनुभव है, मेरे लिए मैंने अपने लेवल पर बनाया है। कोई क्या दे रहा है मुझे नहीं मालूम दोस्तों, मेरा दिल कहता है कि ये चीज है, प्रूफ आपको करना है, मैं तो दे रहा हूं। मेरे पास आज 4 लोगों का खरगोन मेडिसिन गया दोस्तों, जिनको अभी कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये मेरे जितने पेशेंट्स हैं सारे लेकर जा रहे हैं। आपको भी मैं यही कह रहा हूं कि दोस्तों आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का फार्मूला लगा लीजिए और उसको शुरू कर दीजिए। आप जब इस सिंगल प्रोटोकॉल को 200 डाइल्यूशन में देने की कोशिश करेंगे ना, पैसा कमाना कोई बात नहीं दोस्तों, कोई भी कमा लेता है, लेकिन ये वो समय है जहां पर हमारे कई दिग्गज डॉक्टरों ने आज नेम और फेम दोनों कमा लिया दोस्तों। कई लोगों को आप किरण सर से पूछ लीजिए, मलिका मैम से पूछ लीजिए, डॉक्टर शैलेन चौहान जी से पूछ लीजिए, और भी मैं कई डॉक्टरों के नाम नहीं ले पाता हूं दोस्तों, क्योंकि ये लोग मेरे ज्यादा टच में रहते हैं, ज्यादा मुझे बार बार कॉल करते हैं, मेरे टच में रहते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि ये लोग कितना फीडबैक इनको पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है। तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होती है दोस्तों कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें माइन्यूटली आप इसको देना शुरू करिए। सबसे पहले अपने आसपास के एटमॉस्फेयर पे देखो, 150 लोगों को अगर आप फ्री में भी दे दोगे ना दोस्तों, उसको समझिए मत कि आपका नुकसान हो गया। जब आप 150 लोगों को दोगे और उनमें से कई लोग बच जाएंगे प्रिवेंशन के, या पूरे 100% बच जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा ने हमें मदद किया था, कहीं ना कहीं इसकी मेडिसिन बहुत ऑथेंटिक है। यही प्रूवन का समय है, यही वो समय है जब हम हमारी क्लिनिक का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, एक इमेज को बैकग्राउंड दे सकते हैं। और इसीलिए मैंने तो शुरू कर दिया है। मेरे पास आज के दिन में दोस्तों, मेरे पास मैक्सिमम मैंने 30,000 पेशेंट्स की दवाइयां प्रिपेयर करके रख ली है। बस मुझे ग्लोबल्स में डालना है, एमएमपी पिल्स बनाना है और तुरंत पेशेंट को देना है, बस इतना मेरे को करना है। बाकी मैंने सारा प्रिपेयर करके 2 दिन में रख दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा टिप्स दिया, लेकिन इसके साथ में एक और आपको चीज कोरिलेट करके बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस के लेवल में ट्रीटमेंट करने में दिक्कत नहीं आया दोस्तों। जब इन्फ्लुएंजा की बात आती है तो फ्लू और इन्फ्लुएंजा के लेवल पर दोस्तों लगभग एक ही रोल दिया जाता है। जब हम होम्योपैथ की बात करते हैं ना, तो होम्योपैथ की मैं 4-5 मेडिसिन आपको बता देता हूं जो कॉमन है, जो जब भी कभी यहाँ पर किसी भी प्रकार के लेवल में फ्लू का लेवल आता है, इन्फ्लुएंजा का लेवल आता है ना, तो ये बस इसी लेवल पर गुजरते हैं दोस्तों। इस प्रोटोकॉल के साथ याद रखिएगा, अगर किसी को फीवर आए तो वही हमारा एक फीवर का फार्मूला याद हो आपको, ऑल वायरल फीवर ड्रॉप 10th डाइल्यूशन, इट इज अ मैजिक, ठीक है। वो अब यहाँ पर यूज कर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। जो इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, फ्लू की बात करते हैं, तो होम्योपैथ में दोस्तों आर्सेनिकल, एंटीमटाड, ठीक है, एकोनाइट, इकानेशिया, ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है ये कॉमन रूप से दोस्तों वहां पर कंबाइंड ब्रायनिया है, ये 30 पोटेंसी में दे देते हैं और मैक्सिमम पेशेंट 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा इस मेडिसिन से ज्यादा क्विकली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन से रिकवरी होती है, ये मैंने पर्सनल देखा है दोस्तों। इसीलिए मेरे कई होम्योपैथ फ्रेंड्स होते हैं, वो इस चीज में दोस्तों वहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, फ्लू का टर्म ले लीजिए आप, ठीक है, किसी भी प्रकार की माइल्ड इन्फेक्शन के लिए ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि कोल्ड हो, स्टमक वायरस, ठीक है,
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लू लाइक वायरस होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर डेफिनेटली फ्लू के सिम्टम को कॉज करते हैं, जो कोल्ड की तुलना में लंबे समय तक रहता है। कोल्ड जो होता है सिंपल सा 1 वीक के अंदर दोस्तों मैक्सिमम रिकवर हो जाता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा होता है दोस्तों, फ्लू होता है, वो सामान्यतः दोस्तों कई कंडीशंस वहां पर डेवलप करता है, और एडल्ट में वॉमिटिंग या डायरिया को कॉज नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों फ्लू के कारण ज्यादातर सिम्टम आउटब्रेक, लेटर फॉल या विंटर में होते हुए देखा जाता है, क्योंकि कुछ दिनों तक सिम्टम वहां पर स्टार्ट नहीं होते, ठीक है, लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं। और जब लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं दोस्तों, तो ये वहां पर आप देखोगे दोस्तों, बिना जाने, बिना किसी कारण के हम डायग्नोस नहीं कर पाते, और वहां पर फ्लू के लेवल पर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते दोस्तों। लेकिन याद रखना दोस्तों, फ्लू वायरस एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से ट्रेवल करता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कोरोना के लेवल पर। सेम कंडीशन इन्फेक्शन की आपको वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसीलिए जब आप यूफ्रेशिया को मैंने पढ़ाया था, एलियम सीपा को मैंने पढ़ाया था, आप प्याज के लेवल पर अगर होम्योपैथ के लेवल पर आते हैं दोस्तों, तो एलियम सीपा का कैरेक्टर भी वैसे ही होते हैं जैसे यूफ्रेशिया के होते हैं, ठीक है। तो वह थोड़ा सा अंतर आता है दोस्तों, केवल नोज के डिस्चार्ज में और आइस के डिस्चार्ज में अंतर आता है, बाकी कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी दोस्तों, जब डायरेक्टली आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से इफेक्टेड होते हैं, या टेलीफोन या कंप्यूटर या कीबोर्ड या आईज, नोज, माउथ, आप डायरेक्टली अगर किसी भी लीजन से वहां पर टच करते हैं दोस्तों, उसी टच मैकेनिज्म के माध्यम से, एक दूसरे के सपोर्टिव मैकेनिज्म के माध्यम से दोस्तों वहां पर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इसी कारण से दोस्तों ये व्यक्ति कॉन्टेजियस होने लगता है, और कॉन्टेजियस होने के बाद में ये व्यक्ति वहां पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ वायरस कितना इन्फेक्शन कर सकता है वहां पर, जैसे मैंने आपको अल्फा का बताया 2 से 3, डेल्टा का बताया 8 से 9, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया दोस्तों ओमिक्रॉन का 18 से 19 पेशेंट की स्ट्रेंथ होती है, यानी एक बार इन्फेक्टेड होने पर 18 से 19 लोगों को वो प्रभावित कर सकता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, मैक्सिमम कॉन्टेजियस होने के 5 दिन के बाद जब उसमें सिम्टम उत्पन्न होने लगते हैं दोस्तों, उसके बाद टिपिकली कॉन्टेजियस हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों, कभी कभी सिम्टम अपीयर होने के 10 दिन बाद तक भी उसकी इम्यूनिटी से लड़ने की शक्ति से वो लगातार वायरस लड़ता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो कॉन्टेजियस 10 दिन के बाद। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्ति या बच्चे गए, या जो लंबे समय तक कई डेंजरस डिसीजेस से दोस्तों जो बॉडी को वीक कर देती है, ऐसी डिसीज के लेवल पर कॉन्टेजियसली वहां पर अफेक्टेड होते हैं दोस्तों, उन लोगों के कारण बहुत कॉमन रूप से उनमें जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम बहुत आसानी के साथ देखने को मिलते हैं। यही कारण है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार अपनी स्ट्रेंथ में रेगुलरली चेंजेस करता रहता है। याद रखिए, ये भी एक कोरोना वायरस का जैसा है। और यही कारण है दोस्तों, हमें कभी अगर पहले इन्फ्लुएंजा हो चुका होता है दोस्तों, तो पास्ट में जब उसी प्रकार के वायरस की स्ट्रेन के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी होती है दोस्तों, तो तुरंत उसके खिलाफ वहां पर एंटीबॉडीज बन जाती है, जो उससे फाइट करके उसको ठीक कर देती है। और इसी बेनिफिट का उपयोग किया गया है दोस्तों कोरोना वैक्सीनेशन के लेवल पर। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई कोरोना एंटीबॉडीज उत्पन्न हो चुकी है, उसकी एंटीबॉडीज को लेकर या किसी एनिमल्स के ऊपर उसका उपयोग करके दोस्तों वहां पर कोरोना वायरस को उसके शरीर में डालकर उसको प्रभावित किया गया, और वहां से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को बनाकर जनरेट किया गया, और उसको आर्टिफिशियली दोस्तों वहां पर प्रिपेयर करके उसको उसकी स्ट्रेंथ को प्रिपेयर करके दोस्तों, यानी वायरस को उसके शरीर में डालकर जो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, जिसके कारण वायरस के स्ट्रेन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उसकी जीन को म्यूटेट कर दिया गया, उसको कुछ प्रोफेशनल कुछ चेंजेस करके दोस्तों उसको मॉडिफाइड करके हमारे लिए बेनिफिशियल बनाया गया, ह्यूमन बींग्स के लिए। और फिर उसको निकाल कर दोस्तों उसकी स्ट्रेन को, जिस प्रकार हम लोग डाइल्यूशन बनाते हैं ना दोस्तों, सेम एज इट इज वहां पर वैक्सीनेशन किया जाता है, उनका डाइल्यूशन बनाया जाता है, और उनके डाइल्यूशन को इतना तोड़ा जाता है कि वहां वायरस की स्ट्रेन जो होती है इतनी वीक कर दी जाती है कि वो वीक हो जाए, और जब वो बॉडी के शरीर में हमारे साथ प्रवेश करे, मतलब वैक्सीन के रूप में जो प्रवेश करे दोस्तों, उसमें किसी प्रकार का कोई हानिकारक या एडवर्स इफेक्ट ना मिले, वो हमारी बॉडी में केवल एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन का काम करे। और वो हमारी बॉडी में जब एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी दोस्तों, बहुत तेजी के साथ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। इसी प्रोसेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो जब हमारी बॉडी में पहले ही अगर किसी इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज है,
आपकी मेमोरी सेल के पास ये सूचना है कि हाँ इस प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस का पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है, तो डेफिनेटली आप देखोगे दोस्तों वहां पर उसके खिलाफ काम करने की शक्ति आपके बॉडी में डेवलप हो चुकी होगी। वो एंटीबॉडीज पहले से मौजूद है, वो तुरंत उसका वहां पर उसी प्रकार के एंटीबॉडीज का बार बार प्रोडक्शन करना प्रारंभ कर देगी और वही एंटीबॉडीज उस वायरस के खिलाफ काम करके दोस्तों आपको उससे प्रोटेक्ट कर देगी। यही कारण है दोस्तों भविष्य में होने वाली जितने भी इन्फेक्शन जो वायरस की स्ट्रेन के कारण होता है दोस्तों वो सेम होती है। इसीलिए दोस्तों डिसीज के द्वारा या किसी भी वैक्सीनेशन के द्वारा जो एंटीबॉडीज बनी है दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इन्फेक्शन की सीवियरिटी को कम करने का काम करता है। यही कारण है दोस्तों उस इन्फेक्शन को डायरेक्टली प्रिवेंट कर देता है। इसीलिए वैक्सीनेशन कराना एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना दोस्तों, इसमें जो केमिकल का यूज किया जाता है वो केमिकल कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को डेवलप करता है। और राधिका मैडम वीडियो बंद करिए, यू आर मूविंग इन माई साइड, माई आई साइड, प्लीज क्लोज अप। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि ये पूरी प्रिवेंशन करने का काम करता है, किंतु फ्लू के वायरस के अगेंस्ट दोस्तों जब आप इस प्रकार के बनने वाली एंटीबॉडीज जो कि हमारे शरीर की पास्ट पूर्व की इन्फेक्शन के कारण वहां पर उत्पन्न हुई है दोस्तों, उस कंडीशन को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन दोबारा अगर इस प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस जो वहां पर डेवलप हुआ, सब टाइप्स के रूप में डेवलप हुआ दोस्तों, तो वहां पर बहुत आसानी के साथ में वो ट्रीट करता है उसको और वहां पर एंटीबायोटिक बनाकर दोस्तों उससे उसको प्रिवेंट कर लेता है। लेकिन जो उसमें इम्यूनोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रेन बनती है तो वो पहले से कुछ अलग होगी, क्योंकि आप जानते हो यही चीज अभी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन मैक्सिमम 70% कैरेक्टर तो सेम होते हैं दोस्तों, लेकिन वहां पर कुछ सिम्टम, जैसे अभी मैंने बताया टेस्ट स्मेल नहीं आ रही, ठीक है, अभी नहीं आ रही। पहले वाले केस में जो है टेस्ट और स्मेल की बहुत प्रॉब्लम होती थी, महसूस ही नहीं होता था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, उसको केवल लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये डिफरेंट आ रहा है ना, ये डिफरेंट उसी स्ट्रेन में चेंजेस के कारण आ रहा है और लगातार नई नई स्ट्रेन में कन्वर्ट होता जा रहा। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, जो पहला वायरस था कोरोना का बहुत डेंजरस था, ठीक है, मैक्सिमम लंग्स को इस प्रकार से खाता था। कई रिपोर्ट में आया कि एक चूहा भी इतनी जल्दी किसी चीज को नहीं खाता, उससे तेजी से दोस्तों लंग को डैमेज किया जा रहा था। किसी व्यक्ति को 7 से 10 दिन के इन्फेक्शन के बाद 85 to 95% तक दोस्तों उसका लंग्स डैमेज हो चुका था। इतना डेंजरस कंडीशन सामने आ रहा था। लेकिन अभी की कंडीशन बहुत माइल्ड होती जा रही है, स्ट्रेन में म्यूटेशन होता जा रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं दोस्तों। हमारे बॉडी की इम्यूनिटी से लड़ने की शक्ति हमारे बॉडी में भी बढ़ती जा रही है दोस्तों, इंजेक्शन के कारण या किसी एंटीबॉडीज के बनने के कारण दोस्तों। तो वो वायरस की जो स्ट्रेन होती है वो भी कमजोर होती जा रही है। इसीलिए दोस्तों धीरे धीरे हर 100 साल में एक आध बार इस प्रकार का अटैक आता है दोस्तों, जिसके कारण फ्लू के कारण फीवर जब आप सिम्टम के रूप में देखते हो तो इन्फ्लामेशन होगा, तभी आपके शरीर में सिम्टम दिखेगा, हाँ आपको यहाँ पर डेवलप हो रहा है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आपको डेवलप हो रही। इसीलिए दोस्तों फ्लू के कारण फीवर आएगा, ठीक है, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा और सबसे कॉमन सिम्टम कंजेशन के रूप में ड्राई कफ होगा दोस्तों। यही कारण है शोर या ड्राई कफ, ड्राई थ्रोट हमको देखने को मिलता है। हमें बहुत ज्यादा टायर्डनेस, फटीग फीलिंग शुरू होती है दोस्तों, बहुत कम भूख लगने लगती है। जैसे कि पहले सब अच्छा लगता था, हमको टेस्ट मजा आता था, अभी हमारा पसंद रबड़ी भी हम खा रहे तो टेस्ट नहीं आ रहा दोस्तों। यानी सामान्य अवस्था की तुलना में बहुत सारा कंजेशन वहां पर डेवलप हो जाता है, इसलिए हमारी जो पूरी बॉडी के प्रोसेसेस है वो डिस्टर्बेंसेस हो जाती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, इस सामान्य सिम्टम को पहले 3 से 4 दिन में आप देखो दोस्तों तो वो कंडीशन वर्स्ट हो जाती थी, लेकिन यहाँ 102 वीक लग रहे हैं दोस्तों और पूर्ण रूप से बेटर हो जाता है पेशेंट 102 वीक में। अगर उसको पहले इस प्रकार की इन्फेक्शन हो चुकी है तो डेफिनेटली सेकेंड टाइम में वहां पर 3 से 4 दिन में जो एकदम खतरनाक कंडीशन हो जाती थी, पेशेंट बेड रेस्ट पे आ जाता था, उसको एडमिट ही करना पड़ता था या उसको इंजेक्शन थेरेपी या कहीं भी मतलब हाई एंटीबायोटिक थेरेपी देना पड़ती थी, वो कंडीशन डेवलप हो जाता था। लेकिन आज की कंडीशन में दोस्तों जब भी कभी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से फ्लू के सिम्टम आते हैं तो 1 से 2 वीक के अंदर उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है दोस्तों, तुरंत वहां पर उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, उसको ठीक कर देती है। और ये आप और मैं टेबल प्रैक्टिस में कंटिन्यू देखते आ रहे हैं दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि उसने डेली रूटीन को कैसे मेंटेन किया, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया दोस्तों। किंतु जब टेबल प्रैक्टिस की बात आती है दोस्तों तो कभी कभी फ्लू के कारण इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है दोस्तों कि उसके बाद में आप देखते हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तुरंत हो जाती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि फ्लू के बाद, वायरल इन्फेक्शन के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, इसीलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक पहले दे देता है।
मॉडर्न साइंस के डॉक्टर इसीलिए एंटीबायोटिक पहले दे देते हैं कि वायरल के कारण इन्फेक्शन तो हुआ है, लेकिन वायरल की तो कोई मेडिसिन नहीं है, और इतनी हेवी एंटीवायरल मेडिसिन होती है, इतनी महंगी होती है, उनको देना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वायरस को कोई कंट्रोल नहीं है। जितना भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी में क्रिएट करना वो कर जाएगा, उसके बाद ही वो बाहर जाएगा दोस्तों। हमको केवल और केवल इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छे से किया जाता है दोस्तों। इसीलिए कभी कभी फ्लू के कारण जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है दोस्तों, जैसे ईयर इन्फेक्शन देख लो, साइनस इन्फेक्शन देख लो, ब्रोंकाइटिस देख लो। इसीलिए मैंने ये कैरेक्टर आपको बताना उचित समझा दोस्तों, कि जब ये सारा कैरेक्टर डेवलप होता है, फ्लू के रूप में डेवलप होता है, तो ये डायरेक्टली ब्रोंकाइटिस के रूप में सामने आता है दोस्तों। और ओमिक्रॉन भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस के रूप में हमारे सामने आने वाला है, और इसीलिए मुझे ये आपको बताना पड़ा कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और उसके कैरेक्टर्स। और जब ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज यहाँ पर लगभग सिमिलर देखने को मिलेगी। काफी कम होता है दोस्तों, काफी कम समय में ऐसा देखने को मिलेगा कि कभी भी कोई फ्लू का जो सिम्टम आ रहा है वो सीरियस प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, कभी भी नहीं करता, जैसे कि न्यूमोनिया। ठीक है, ये केवल और केवल अर्ली स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमने अभी शुरुआत के कोरोना में देखा था दोस्तों, और वहां पर हमने देखा था डायरेक्टली न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है, और न्यूमोनिया डेवलप होने के बाद पेशेंट की डेथ तक होती देखी है दोस्तों। तो ये वो कंडीशन होती है जिससे फ्लू की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, बहुत हायर रिस्क वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन आज की अवस्था में बात करें तो आज की अवस्था में जो ओमिक्रॉन का लेवल है दोस्तों, वो यंग चिल्ड्रन यानी कि 8 साल से 12 साल, प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्डर एडल्ट और ऐसे व्यक्ति जो लगातार लंबे समय तक किसी न किसी मेजर डिसीज से इफेक्टेड है दोस्तों, जिनका पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनमें या तो कोई ड्रग बहुत लंबे समय से चल रही है, एंटी एलर्जी को, कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग हो, जिसके कारण उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही इम्पेयर्ड हो चुका हो दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन से, ऐसी इन्फेक्शन से फाइट करने उसके लिए थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों। और उसके हार्ड होने के कारण हम जैसे जो सपोर्टिव थेरेपी वाले लोग हैं दोस्तों, वो बहुत सी चीज को एक साथ लेकर चलते हैं। हम लोग एक साथ कई चीज को लेकर चलते हैं, और इसी कारण से दोस्तों हम मैक्सिमम कंडीशन को बहुत आसानी के साथ करेक्ट करते हैं दोस्तों। तो जब कभी भी ऐसा केस आपको देखने को मिल रहा है और आपको वहां पर कोरिलेट करना है दोस्तों, तो केवल आपके यहाँ सीबीसी और सीआरपी टेस्ट आप करा लीजिए तो भी काम हो जाएगा, एक्सरे करा लीजिए चेस्ट का तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि पेट स्कैन कराने में इतने में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, देन यू गो फॉर पेट स्कैन दोस्तों। वहां पर आप उसको, या जो भी पीसीआर टेस्ट होती है, जो भी टेस्ट होती है दोस्तों सीटी स्कैन के लेवल पर, वो आप वहां पर आरसीपीसीआर जो टेस्ट होती है उसको आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों, यहाँ डायरेक्टली अगर आप एक्सरे, सीबीसी और सीआरपी के लेवल पर देख लोगे ना, तो भी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ वालों का काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कराना, फिर हम लोग पेमेंट कैसे लेंगे, और इतना ज्यादा पेमेंट भी नहीं लेना है कि सामने वालों को हम लोग, क्योंकि यही मौका है, सही मौका कि आप चोट कर दीजिए, तवा गर्म है। क्योंकि पेशेंट को समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने कितनी तेजी से हम लोगों को प्रिवेंट कर दिया बजाय एलोपैथ मेडिसिन के या बजाय दूसरे साइंस के। और यही वो लेवल होगा कि हम लोग बहुत बेस्ट अप्रोच को पैदा करेंगे दोस्तों। इसीलिए आपको ये समझाने का मकसद था। और जब हम यहाँ प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं, पहला प्रोटोकॉल जब इस इन्फ्लुएंजा के लेवल पर होता है वही P3 F1B, ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है। अगर आप इसको नहीं देना चाहें, P1 F1B अल्टरनेट P3 Ver1Y, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लेवल पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए ठीक है, फोरहेड पर वही फीवर होता है F2Y या F2W का कंप्रेस करिए दोस्तों आप। चेस्ट ऑयल जो मैंने बताया आपको, दिस इज अ परफेक्ट क्राइटेरिया फॉर 3 टाइप्स, कोल्ड, कफ, कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, सब प्रकार के केसेस में इससे बेस्ट कोई चीज आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। आप इसको जरूर उपयोग करिएगा दोस्तों। या आप सिंपल अगर देना चाहें S1 P1 F1Y को नेगेटिव में, D6 में, D10 में, आप जैसे देना चाहें, 10th डायल्यूशन में, ये जितना नेगेटिव दोगे उतना ब्रिलियंट रिजल्ट करेगा। लेकिन अगर आप साथ में एस्टेन को ऐड कर दोगे, बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने कॉम्प्लिकेशन बनाया था और आपको बताया था S1 C1 A1 F1 P1 RE, 3rd डायल्यूशन, S10 P3 C13 Ver1 YG। आप कितना सेटिस्फाई हो दोस्तों? आप उसको नेगेटिव कर दो,
अगर ये लेवल आपको नजर आ रहा है तो आप उसको मोर नेगेटिव कर दो, 10th डायल्यूशन कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहा है, आपको नेगेटिव मेडिसिन में जाना पड़ेगा। और नेगेटिव में जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली दोस्तों आपको 10th में जाना पड़ेगा। और जब 10th में आप जाते हो तो आप मान के चलिएगा दोस्तों कि वहां पर जैसे 10th डायल्यूशन में गए, आप मान के चलो पूरी बॉडी के सिक्रेशन को लेवल को आपने कंट्रोल कर लिया दोस्तों। और जब सिक्रेशन ही नहीं बढ़ेगा, वहां पर कोई कंटेंट ही कलेक्ट नहीं होगा, तो आप क्या समझते हो, क्या पेशेंट को एग्रावेशन होगा दोस्तों? कभी नहीं। और वहां पर जब बहुत सारा फ्लूइड कलेक्शन नहीं होगा, तो आप मुझे बताइए, जब बहुत सारा फ्लूइड कलेक्शन नहीं हो रहा तो बीमारी वहां पर कैसे फैलेगी, सबसाइड कैसे होगा? और जब सबसाइडेशन ही नहीं होगा तो आप देखेंगे दोस्तों मैक्सिमम कंटेंट में आप उस पेशेंट को रिकवरी की श्रेणी में ला चुके होंगे। मैक्सिमम कंटेंट आप वहां पर कवर अप कर देते हैं दोस्तों। इसीलिए जो मैंने कोल्ड के लेवल पर आप लोगों को जब भी प्रोटोकॉल शेयर किया दोस्तों, मैं उसकी भी चर्चा आपसे कर लूं। मैंने आपको दोस्तों ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको कफ के लिए एक प्रोटोकॉल ऊपर के साइड डाला है दोस्तों, एस्टेन-वर-1 सेकेंड डायल्यूशन में। ये एक बहुत इमेजिनरी फार्मूला मेरे हाथ लगा था दोस्तों, कि जब भी कफ मुझसे कवर नहीं होता था तो मैं S1C1 F1 P1 C1 A3 200 के लेवल पर जाता था, और वहां पर दोस्तों कभी कभी C1 के साथ C13 भी ऐड कर देता था और 200 के लेवल पर देता था, और एस्टेन-वर-1 को मैं थर्ड डायल्यूशन सेकंड डायल्यूशन के लेवल पर देता था। मैक्सिमम कंडीशन में मेरे से कफ कवर हो जाता था स्टार्टिंग पीरियड में, और मैक्सिमम मेरे पास इसका फीडबैक मेरे जो रजिस्टर्स हैं उनमें हर जगह पे कहीं ना कहीं इंडिकेट हुआ है दोस्तों। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति आके बोलता है नहीं साहब मुझे बार बार क्रॉनिक कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, कोराइजा हो जाता है, ठीक है, P5L1B अल्टरनेट देन S10A3W को D5 में दे दीजिए। ये D5 में बहुत इमेजिंग, मैंने D6 में दिया उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना D5 में मिला, पूरी प्रोसेस को न्यूट्रलाइज कर देता है दोस्तों। तो S5L1B अल्टरनेट देन S10A3W को D5 में दीजिए, बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में आपके सामने आएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं क्रॉनिक कंडीशन है, इसको प्रिवेंशन की जरूरत है, तो यहां पर बूस्टर डोज होता है A1 P1 वर2, ठीक है। A1 P1 वर2, A1 और P1 दोनों का कॉम्बिनेशन देखो आप, एक पूरे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, एक पूरे ब्लड के माध्यम से दोस्तों लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहा है, और वर2 क्या कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल हो गया, और क्योंकि 200 में दे रहे तो ये पूरा नर्वाइन होकर दोस्तों पूरे लंग्स के और हार्ट के माध्यम से ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम कर देगा। तो जो बेसिकली वहां पर जितना भी इंफेक्शन क्रिएट हो रहा है उस इंफेक्शन को हटा देगा दोस्तों। तो A1 P1 वर2 को 200 आप प्रूव करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। जब हम सिंपल सा मैंने आपको बताया, जैसे कोल्ड के लेवल पर मैंने आपको बताया P2 C13B को P1 F1Y नेगेटिव के साथ जाके देखिए आप। कभी आप किसी पेशेंट को D6 में दीजिए, किसी को 3rd में दीजिए, किसी को 5th में दीजिए, किसी को 10th में दीजिए, जो रिजल्ट आपको आपके एरिया में परफेक्ट नजर आएगा। हर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मेडिसिन का डायल्यूशन चेंज हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए मेडिसिन का पावर भी चेंज हो जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में देवांगन सर यूज कर रहे हैं 3rd डायल्यूशन तो मेरे यहाँ 3rd डायल्यूशन ही काम करेगा। अहमदाबाद में चले जाइए, 3rd डायल्यूशन काम ही नहीं करेगा। जब तक वो 7th 8th 9th 10th के लेवल पर नहीं जाएंगे तब तक काम नहीं करेगा दोस्तों। वो जैसे ही 10th के लेवल पर जाएंगे रिजल्ट उनको और फास्ट मिलेंगे, हमारे यहाँ से भी फास्ट मिल जाएंगे दोस्तों। ये चीज है। अभी हमारे कसरावत की बात करें, यहाँ पर मौसम मिला जुला रहता है, इतना दिक्कत नहीं, लेकिन इंदौर गए ठंड ज्यादा लगती है, भोपाल गए और ज्यादा ठंड लगती है। तो अब आप मुझे बताओ, कैरेक्टर चेंज हो गया, तो हमारे यहाँ क्या प्रोटोकॉल आएगा? ठीक है, हमारे यहाँ नेगेटिव मेडिसिन ज्यादा अच्छे से काम करेगी, और इंदौर गए तो सब एक्यूट मतलब 5th से 7th काम करेगी। भोपाल गए तो सीधा D6 का लेवल आ जाएगा, D6 से D10 यानी 19 का लेवल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट देने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस सारा चीज एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होता है, इसीलिए हमको प्रोटोकॉल वहां पर चेंज करना पड़ता है दोस्तों। जब आप S1 P1 C13Y या S10 P2 C13Y नेगेटिव के लेवल पर जाओगे दोस्तों, तो वहां पर इसीलिए पद्मावती मैम, इसीलिए वहां पर आप देखिएगा, आपको ये चीज मेरी बात को प्रूफ करेंगे आप कुछ समय के बाद, वाकई में वहां पर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो S10 P2 C13Y को नेगेटिव में आप यूज करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं, मैंने ऊपर एक मेरा MMP पेल्स का पूरा प्रोटोकॉल शेयर किया आपको। S2 की 5 ड्रॉप, C2 की 4 ड्रॉप, A2 की 4 ड्रॉप, P2 की 5 ड्रॉप, F2 की 3 ड्रॉप, वर2 की 3 ड्रॉप, B की 6 ड्रॉप।
ये D3 से डालना है आपको 15 ग्राम ग्लोबुल्स में, प्रिपेयर कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। प्रिपेयर करके आप वहां पर डायरेक्टली उसको 10 ग्लोबुल्स दिन में 4 to 6 टाइम आप दीजिए। किसी भी प्रकार का कोल्ड हो, किसी भी प्रकार का कफ हो, किसी भी प्रकार का फीवर हो, आपको दूसरी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं सिवाय चेस्ट ऑयल के। आप दे के देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको इस चीज को प्रूव करने को बोल रहा हूं, आप दे के देखिएगा और इसका फीडबैक हमारे ग्रुप में डालिएगा दोस्तों। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो कर लीजिए दोस्तों। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आ रही है और हमें नेगेटिव देने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। आप वहां पर F1 का 30 डायल्यूशन, P1 का 30 डायल्यूशन आपके पास हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए दोस्तों। F1 30 और P1 30 इज अ मैजिकल मेडिसिन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंजा बहुत ज्यादा फैल रहा है, आप डायरेक्ट उसकी ग्लोबुल्स बना बना के पेशेंट को देना चालू कर दीजिए आप, ठीक है। F1 30 और P1 30 इतने मैजिकल है दोस्तों, कभी भी बॉडी में किसी भी प्रकार के वायरस कोई घुसने नहीं देगी अगर आपने एडवांस में खिला दिया दोस्तों। फीवर ही नहीं आने देगी। F1 30 और P1 30 किसी भी प्रकार के फीवर को कंट्रोल कर देती है दोस्तों, इमीडिएट कंट्रोल कर लेती है। इसलिए कई केसेस में हमने देखा कि हमने पर्टिकुलर ये यूज किया कि हमारे इधर फ्लू ज्यादा हो रहा है, कोई ना कोई घर में एक व्यक्ति परेशान हुआ, हम लोग पहले ही सब लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो मेरे पास तो ओरिजिनल रखी रहती है, चाय बनती है तो सब लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग पूरा परिवार एक साथ ले लेता है और सब लोग प्रिवेंट हो जाते हैं। 2 से 3 दिन लेना है, ले लो ओरिजिनल, भूल जाओ आप, आपको कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैक्सिमम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन 3 से 5 दिन लेने पर 1 महीने तक प्रिवेंट कर देती है, जब तक तो वो प्रॉब्लम ही चली जाती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, आप पूछ सकते हैं। सर ये जो अभी A1 P1 वर्ड 2 बताया था 200 में, ये सब केवल खांसी का पेशेंट हो और उसको कोराइजा नहीं हो तो भी काम करेगा? बिल्कुल सर, ये न्यूरोलॉजिकल काम करेगा, मैंने वही तो एंटीबायोटिक फार्मूला है ना सर? बिल्कुल 100% पकड़ा है सर आपने, न्यूरोलॉजिकल काम करेगा सर। सर ये चेस्ट ऑयल में क्या लिखा है? मैं लेड से जुड़ा हूँ सर आज। सर चेस्ट ऑयल में आप जब जाओगे A2 P2 C5 F2B। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी अरे नेगेटिव में लेना है 10 ड्रॉप या सर, D4 में? सर पॉजिटिव में लेना है 30 ml में 10 ड्रॉप इच। इक्वल रेशियो सर? इक्वल रेशियो। ओके 30 ml में सर, तो फिर तो ये 5 है तो 50 ड्रॉप हो जाएगा सर? हाँ ये D4 बन जाएगा ना सर। हाँ D4 बन जाएगा। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना सर मेडिसिन का। नहीं, हमें पूछ रहा था कि मैं D4 अगर बना के रख लूं। हाँ आप डायरेक्ट बना के रख लो और डायरेक्ट कोई भी आया तो 30 ml में 30 ड्रॉप डाल के दे दो। हाँ ऐसे ही पहले करते थे सर। बिल्कुल इक्वली शेयर करके आप बना लो, वैसे ही कर लो, चलेगा। सर चेस्ट ऑयल में कुछ कंपनियां मिट्टी का तेल डालते हैं, क्या ये वर्क करता है? सर मिट्टी के तेल के बजाय तारपीन का तेल और ज्यादा काम करता है, लेकिन सर मैं बताऊं उसका साइड इफेक्ट स्किन के ऊपर आ रहा है आजकल, क्योंकि ओरिजिनल कहीं नहीं मिलता, ठीक है ना। जी जी जी। अब अभी हमारे इसमें भी जो स्पेशल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की 2-3 कंपनियां हैं जो स्पेशल ब्रोंकल ऑयल के नाम से बनाती थी, उसमें यही प्रोसेस यूज होता था, लेकिन कई पेशेंट्स को मैंने यूज करा और कई पेशेंट्स के लेवल पर पहले पानी दे दे। स्किन का इरेप्शंस मैंने देखा सर, जब से मैंने बंद कर दिया उसको यूज। सर ये अमृत धारा का बहुत अच्छा रिजल्ट है सर मिक्स करने पर। जी सर, अमृत धारा का बहुत अच्छा रिजल्ट है मिक्स करने पर। सर चेस्ट ऑयल के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। बिल्कुल विनोद सर, आप जब अमृत धारा को मिक्स कर लेते हो ना 4 गुना तेज हो जाते हैं हमारे रिजल्ट। मैं सर हर पेशेंट को दे रहा हूँ, यूज करता हूँ ऑयल में भी, तो बहुत बेस्ट लगती है, हल्का सा ठंडक भी लगता है और पेन को भी खत्म करता है। क्रीम में जैसे यूज करते हैं फोरहेड क्रीम में या ऑयल में लगाते हैं पेन ऑयल में, जो दोनों है स्पेशल और ऑल, तो बेस्ट रिजल्ट तो है सर, ये मानना ही पड़ेगा। सर अगर इसमें थोड़ा सा मैं वेरिएशन बताऊं ना, ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मैं बता मेरे दिल में है नहीं, मैं निकल देता हूँ सर। अभी मैं ऑयल बनाना आपको बताता हूँ, ठीक है। जब ऑयल बनाता हूँ तो मेरा ऑयल बनाने का तरीका आयुर्वेद, होम्योपैथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सबका मिक्स है सर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऑयल लेता हूँ, ऑयल में कलर के लिए जो डालते हैं हम लोग जड़ी, वो तो डाल ही देता हूँ, उसके साथ में उसमें मैं बबूल की फली का 1 चम्मच 1 लीटर में डालता हूँ,
50 से 60 ग्राम 100 ग्राम तक जो आपका लहसुन होता है, लहसुन गार्लिक जिसको बोलते हैं, वो छील के मैं काट के अच्छे से डाल देता हूं ताकि वो उबल जाए, और उबले तो काली पड़ जाए, मतलब उसका पूरा अर्क उसमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, उसको फिर मैं ठंडा करता हूं, और ठंडा करने के बाद आपकी जो मेडिसिन होती है, सारी मेडिसिन को मैं वहां पर प्रिपेयर करता हूँ। स्पेशल पेन क्योर ऑयल को मैं D2 से बनाता हूँ, आल पेन क्योर ऑयल को मैं D3 से बनाता हूँ, और अमृत धारा को उसमें लास्ट में मिलाता हूँ जब ठंडा हो जाए, और उसमें फिर मिलाता हूँ तारपीन का तेल। ठीक है, और तारपीन का तेल जब मिलाता हूं तो केवल 1 लीटर पर 10 या 20 ml मिलाता हूं। ठीक है, उसके बाद जब उसकी कैपेसिटी बनती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतने डीप में जाकर काम करता है। मैंने अभी एक पेशेंट को पैरालिसिस के लेवल पर दिया, 14 डेज में 21 ईयर ओल्ड पैरालिसिस का पेशेंट ऐसा मूवमेंट करने लग गया हाथ का। मतलब पूरे घर वालों को आश्चर्य हो रहा है ये क्या हो रहा है। केवल तेल का एप्लीकेशन, स्पाइनल कॉर्ड पे एप्लीकेशन दे रहा हूं देवांगन सर, और मतलब पेशेंट बोल रहा है ये क्या हो रहा है, मुझे मेरे हाथ में मूवमेंट आ रहा है, कोई इंटरनल मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा आप केवल ये तेल लगाओ, अभी 2-3 महीने तेल लगाओ, जब आपके पूरे हाथ पांव में मूवमेंट आ जाएगा, मैं भी पूरा स्ट्रेंथ मेंटेन करने लगूंगा, फिर आपको जब फेथ हो जाएगा, जब कंप्लीट ट्रीटमेंट करूंगा। और 15 दिन में हाथों में फर्राटे आने लग गए, मूवमेंट आने लग गया, जैसे कुरिया होता है ना, इस प्रकार के सिम्टम आने लग गए। सर इसमें मेडिसिन जो है गर्म रहे तेल तभी डालना है कि ठंडा होने के बाद डालनी है सर? निषाद सर हमेशा ठंडा होने के बाद डालिए, क्योंकि हमारी मेडिसिन RS बेस होती है, उड़ जाएगी। जी जी जी, है ना, बिल्कुल ठंडा, कंप्लीट कोल्ड हो जाए, उस कंप्लीट कोल्ड के लेवल पर डालिए आप। कलर के लिए ज्योति डालते आप? नहीं सर, कलर के लिए उसमें एक रतन ज्योत, हाँ रतन ज्योत, हाँ रतन ज्योत जावित्री खाने के लिए होती है जी। रतन ज्योत को जैसे ही डालते हैं ना, लाल कलर हो जाता है, लाल कलर आ जाता है। जावित्री भी ठीक ठीक। अरे बबुल के साल कितना लेना है? बबुल रतन ज्योत कितना डालना चाहिए 1 लीटर में? सर 10 ग्राम बहुत है, इतना डार्क कलर आ जाता है, हमको एक लाइट सा हल्का सा पर्पल कलर भी आ जाए तो बहुत है, और वो तो इतना डार्क कर देता है, पर मजा आ जाता है उस कलर को देखकर। भाई कम से कम हम जो सरसों का तेल तो हर कोई वापर लेता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा खुशबू चेंज हो जाती है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, तो लोगों को भी लगता है अरे यार ये तो कुछ अलग ही चीज है यार। तो वो चीज, तारपीन का तेल डालने से स्मेल ही अलग आती है, तो स्मेल अलग हो जाने से क्या होता है ना, कलर चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गई, तो पेशेंट को ये लगता है अरे यार इसमें तो मतलब विक्स जैसी खुशबू आ रही है। यूकेलिप्टस ऑयल डालता हूं मैं थोड़ा सा 10 ml, तो वो एक एंटीसेप्टिक का जैसा भी काम करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है सर, चेस्ट ऑयल में भी यूकेलिप्टस ऑयल जो है वो काफी अच्छा काम करेगा मैम, बिल्कुल काम जी। ये प्रॉपर ऑयल थोड़ी रहा फिर सर? नहीं सर, ये पर्टिकुलर जब हम बेनिफिट उठाना चाहते हैं ना सर, तो फिर बेनिफिट मैंने इसीलिए अभी तक नहीं बताया था आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास तो होम्योपैथ का यूकेलिप्टस मदर टिंचर है, मैं वही डालता हूँ। उसके अलावा मैं कभी भी आर्टिफिशियल आयुर्वेद या दूसरी चीज का नहीं डालता हूँ मेरे पास। अच्छा, मैंने सिंगल प्लांट के रूप में उड़ीसा से बुलवाया है यूकेलिप्टस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक स्पेजरिक एसेंस, मैं वो डालता हूँ सर अब। ठीक है, सिंगल प्लांट का मैंने बुलाया उनसे, तो वो प्योरली EH के बेस पे बुलवाया मैंने। सर EH का भी अच्छा रिजल्ट है, अगर कुछ नहीं भी डाल रहे हैं तो EH का ऑयल में, सरसों के तेल में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा आ रहा है ना सर, मैं तो बता रतन ज्योत डाल के बहुत अच्छा रिजल्ट में मैंने इसीलिए यूकेलिप्टस एसेंस बहुत अच्छा काम करता है, मैं भी डालता हूं। मैंने इसीलिए ना दोनों का नाम अलग रखा, आल पेन क्योर ऑयल में मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, कुछ भी नहीं। हेयर डाई के लिए कुछ प्लांट बेस्ड सोच के बताएं सर, कुछ रिसर्च करके। किसके लिए सर? सर हेयर डाई के लिए सारे केमिकल ही केमिकल है मार्केट में। हाँ वो तो सारे केमिकल है सर, बिल्कुल केमिकल। सर कोई हेयर डाई ये हर्बल नहीं मिल पा रहा है सर, कोई प्लांट बेस्ड पे कोई। सर मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, आप S5 का 10,000 देना चालू करिए, आपके हेयर बिल्कुल ग्रे से ब्लैक हो जाएंगे। S5 का 10,000। सर कितने दिन बाद देना अंतर से? 15 दिन या महीने? 15 दिन में एक डोज। ठीक है सर। क्या डोज तक की लगातार देते रहना है सर? सर कम से कम 3 से 4 महीने लीजिए, रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। ल्यूकोडर्मा हो तो भी दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सेम रिजल्ट। सर ये लेडीज में भी जैसे कैसे? ठीक है, मैं कलर के लिए S5 का 10,000। अभी एक चीज और बताता हूँ, ठीक है ना, संजीवनी जो है AK सिंह सर बिहार की संजीवनी,
मेरे जी। पास कल एक बहुत पुअर पेशेंट आया था आयुर्वेद का, वो पहले थोड़ा बहुत लेता रहता था, तो उस पेशेंट को हमारे यहाँ भी पाइपलाइन खुद रही है, वहां पर खुदाई का काम कर रहा, आदिवासी है बड़वानी के पास का। तो वो मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा आयुर्वेद तो नहीं है मेरे पास? तो बोले सर मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी डॉक्टर सिंह सर से बात हुई थी करीब 1 घंटा, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी थी संजीवनी के लेवल पर। मैंने उनको बहुत सारी चीजें गाइड किया था संजीवनी के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें वहां पर फीडबैक के रूप में बताई कि आप इसको ऐसा करो। तो मेरे को उन्होंने बताया था किसी भी पेन के पेशेंट को जब आता है और बहुत ज्यादा पेन होता है, आप हर 10 से 15 मिनट में 10 ड्रॉप डायरेक्टली संजीवनी को ऑन टंग डाल दीजिए। मैंने उसको 30 ml बना के दे दिया। मैंने कहा भाई ये तू लेता रहे, हर 10 मिनट 15 मिनट पे तो 10 बूंद डाल लेना। अब उसको आदत तो थी मेडिसिन लेने की, तो उसने हर 10 मिनट पे लिया और सुबह से शाम तक काम करने के बाद में उसके ठेकेदार ने पूछा कि भाई तेरे को दर्द हो? अरे मैं तो भूल ही गया, मेरा दर्द तो 2-3 घंटे के बाद ही गायब हो गया था और मैं तो अभी तक लेते रहा हूँ। 10 ml बची थी, वो आया मेरे पास, सर ये इसकी कितनी आप सीसी मेरे को दे सकते हो? मैंने कहा भाई क्यों, क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ सब मजदूर को यही प्रॉब्लम होती है, हम लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, खाना टाइम पे खाते नहीं, दिन भर कुदाली चलाते हैं और हमें कमर दर्द होता है, हाथ पांव जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन जब से मैंने आपकी मेडिसिन लिया है सुबह से अभी तक शाम तक, मैक्सिमम मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं थकावट ही महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये चीज उन्होंने मुझे सिंह सर ने पहले ही बता दी थी और यही चीज मैंने उसको दी। उसके बाद में दूसरे दिन आकर एक चीज और बता के गया, सर 1 दिन की मेडिसिन मैक्सिमम मैंने 20 से 25 ml ली, आप बात मानोगे मैंने 11 रोटी खाई। बोले मैं 5 से 6 रोटी रोज खाता हूँ, 1 दिन में इतना प्रोटोकॉल लेने के बाद मैंने 11 रोटी खाई। अब देखो डिफरेंट जस्ट डबल हो गया दोस्तों, जस्ट डबल। तो ये चीजें हमको सीखने को मिल रही है। सर सिंथेसिस भी करीब वैसा ही काम मनीष सर। जी जी मैडम। सर मुझे संजीवनी का फीडबैक देना है। जैसे मेरे पास ना कोल्ड कफ और फीवर के लिए बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि बहुत सारा बदन दर्द हो रहा है, वीकनेस है, बात करने को मतलब मन नहीं कर रहा है, इतना वीकनेस है। तो मैं आती पेशेंट के टंग पर ना 10 ड्रॉप संजीवनी के डाल देती हूँ। जब तक मैं मेडिसिन प्रिपेयर कर लेती हूँ वो बोलते हैं हमें ताकत आ गई है। जी बिल्कुल मैडम, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे एनर्जेटिक पावर पता नहीं कैसे जनरेट होता है और इतना फास्ट जनरेट होता है। मैंने उनसे बहुत कोशिश करी कि सर मुझे फार्मूला बताओ, मुझे फार्मूला बताओ, इसमें क्या मिला है, पर नहीं बताया उन्होंने। लेकिन इतना मुझे फीडबैक जो बताया उन्होंने, जबरदस्त फीडबैक बताया, मजा आ गया फीडबैक सुनकर। अभी मैं आपने EHC भी यूज किया उनकी? EHC भी यूज किया? नहीं सर, अच्छा नहीं, मैंने अभी यूज नहीं किया सर EHC को। उन्होंने मुझे कहा है 3-4 प्लांट के बारे में कहा है कि आप यूज करो, लीवर का उन्होंने कहा है मुझे, पर सर एक्चुअल में बाकी के मेरे रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि मुझे जरूरत नहीं है। क्या होता है ना सर, फिर दूसरे में गए तो फिर उधर ही लगे रहेंगे अपन। बहुत इफेक्टिव है लीवर वाली जी उनकी दवाई। हाँ जी लीवर तो हेलो सर संजीवनी कहाँ मिलता है सर? AK सिंह सर के यहाँ से मंगाया ना AK सिंह। क्या कॉस्ट है सर? अरे बिलो 100 रुपीज सर, 450 175 सर अगर 30-100 ग्राम ग्लोबल्स बनाने तो। अरे म्यूट हो जाओ जो लोग नहीं कर रहे क्वेश्चन, वो लोग। ये क्या है, बैक पोटेंशियल में आती है। इसको आप 450 ml डिस्टिल वाटर में 30 ml आता है, 30 ml पूरा बैक पोटेंशियल में डाल दो, अच्छे से मिला लो 105 स्ट्रोक देकर, ये तैयार हो गया आपका। प्योर डिस्टिल वाटर आता है, डिस्टिल वाटर में मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तैयार हो गया। अब उसका हमारे ग्रुप में सुमेश गांधी सर ने उसका पूरा PDF डाला हुआ है, आप देखिए। सर ये कौन से डाइल्यूशन में बनेगा फिर ये? सर ये तो मुझे भी नहीं मालूम कौन सा डाइल्यूशन है, लेकिन उनका प्रोसेस है। वो बोलते हैं कि 30 ml आप डाल लो 450 ml में, इस संजीवनी न्यूट्रल बेस में तैयार हो जाएगा। तो मैं जहां तक मानता हूँ ये वही है सिंथेसिस WE जैसा सेकंड डाइल्यूशन, पर इसमें उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा ऐड की है। सर ये कंपनी वाला ड्रॉप्स बनाता है ना सर, वो डाइल्यूशन है सर, ये अलग सा डाइल्यूशन बनता है सर। हाँ ये एक अलग सी चीज है सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा जी। सर ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट था, एसाइटिस हुआ था उसको, मैंने एसाइटिस का फार्मूला दिया तो उसको मेलेना हो रहा है, मतलब ब्लैक स्टूल हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, बी दे दो केवल 1 ड्रॉप। अच्छा, और उससे सर वो ब्लैक सी हो रही है, भूख नहीं लग रही है? ब्लैक सी हो रही है और भूख नहीं लग रही जी। आप एक काम करिए ना, उनको सिंथेसिस WE और RE मिक्स करके चला दीजिए।
फर्स्ट डायल्यूशन में इमीडिएट बुक खुल जाएगी उनकी। ठीक सर, थैंक यू। आरी ब्लीडिंग है तो आरी के मैडम अगर आरी के साथ में देंगे ना तो बहुत तेजी से काम करेगा खुलने के लिए। हम आरी अकेली नहीं, मगर मैलिना है बोले ना उनको, तो क्या हो गया मैडम, आरी हम अकेला नहीं दे रहे हैं। सर सिंथेसिस में आपने WERE मेरे को हटाने के लिए कहा था। हाँ जी, तो वो चीज मेरे को समझ में नहीं आई सर, वो क्यों हटवाने के लिए कहा था सर आपने? सर आरी और डब्ल्यू का जब हम पर्टिकुलर जगह पर देखते हैं ना, कुछ जगह पर ऐसा होता है जहां हाइपर सिक्रेशन होता है, उन हाइपर सिक्रेशन में आरी को नहीं देना, ठीक है। लेकिन आरी नहीं देना ये मतलब नहीं कि ब्लीडिंग हो रहा था आरी नहीं देना, ऐसा नहीं है वहां पर नहीं, क्योंकि सिंथेसिस के लेवल पर सर हमारे पर्टिकुलर लेवल को यूज करने के लिए केवल डब्ल्यू यूज। सर मुझे क्वेश्चन है सर। जी सर 300 ग्राम्स अगर ग्लोबुल्स है तो उसमें हम कितना ml मेडिसिन डाल सकते हैं सर? 30 ml। 30 ml, ओके थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन सर मुझे पूछना था सर, हम लोग बीपी कम करने के लिए A1 का 10 डाइल्यूशन या उससे ज्यादा डाइल्यूट में देते हैं, तो इसको D4 में देने से सर बीपी नहीं बढ़ेगा क्या? किसको? A1 को क्यों नहीं बढ़ेगा मैडम? मुझे आपने इसके पहले बताया था कि A1 D4 में देने से नहीं बढ़ेगा बीपी, अभी आज मुझे वो दिमाग में चल ही रहा था। मैडम आप कहीं पर सुनते कुछ और हो समझते कुछ और हो, मैं जो बोलता हूँ मेरा जो लॉजिक होता है नेगेटिव कभी भी आप यूज करोगे, ठीक है। A1 200 कर लो, RE 200 कर लो, S6 200 कर लो, कभी भी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। आप इसी को पावर बूस्टर, ये कौन ऑडियो कौन किस आप बंद करिए ना। तो यहाँ पर जब आप सिंगल मेडिसिन के रूप में दोगे तो अलग काम करेगी, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन में दोगे तो वहां पर उसका काम अलग होगा। जैसे आप S7 को दे रहे हो तो S7 को आप थर्ड में देके देख लो, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप पावर बूस्टर को सेकंड में देके देख लो, कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सर एक बेबी 1 ईयर का एक्चुअली उससे मैंने S2 दिया था D4 में, लेकिन उसे फिर भी कॉन्स्टिपेशन क्लियर नहीं हो रहा है। उसकी माँ ने कब दिया आपने S2 एक स्पून में S2 कब दिया उसको? आपने कब दिया आपने S2? अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक सर, एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग ग्लोबुल्स में दिया लिक्विड में दिया? माँ के दूध के साथ, एक चम्मच दूध के साथ 2 बूंद डाल के बोला, लेकिन फिर नहीं हुआ, फिर उसमें 4 बूंद बढ़ाया, फिर भी नहीं हुआ, आप 5 से 6 बूंद पे जा रही, फिर भी नहीं हो रहा है। आप D2 में दे दो, सुनो मेरी बात को, आप D2 में दो डायरेक्ट 2 बूंद उसको। सर ये ग्लोबुल नहीं हो जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, बेबी थी जी 2 महीने की जी, वो उसको मैं 1 पिल से उसके माँ के दूध में डलवा के दिया हूँ S2 का जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सर कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा हार्ड कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चों में, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ना एक डोज अच्छा D2 का जोरदार डोज 2 बूंद D2 से देकर S2 का उसको पूरा एब्डोमेन वॉश कर देना चाहिए। उसके बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो MMP से ठीक करता हूँ, 1 या 2 ग्लोबुल्स को माँ के दूध में डलवा देता हूँ और कहता हूँ उसको पीस के डाल देना, वो बच्चा बिल्कुल मतलब सेकेंड डे से बिल्कुल पोटी करना शुरू कर देता है। जी जी वैसे ही हुआ था सर। जी जी। तो पेशेंट्स आते समय बहुत शिवरिंग के साथ आ रहे हैं सर, कोल्ड में, उसे इमरजेंसी में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मैडम केवल F1 और P1 30 में दे दीजिए आप। ओके सर, ऑल्टरनेट करके मिक्स करके सर, अल्टरनेट करके, एक साथ नहीं देना, दोनों अलग अलग काम करेगा, ठीक है। शिवरिंग में सर बिल्कुल ओके सर। हार्ड कॉन्स्टिपेशन सर ये प्रिकॉशन के लिए कौन सा डायल्यूशन बताया था? दे सकते हो आप जी सर। हेलो S2 C10 S10 स्लाश वर्टू वाई D4 में दे सकते हो आप जी। बच्चा है तो क्या प्रोटोकॉल बनता है सर जी? यूट्रेस स्मॉल हो तो क्या प्रोटोकॉल बनता है सर? ये किस चीज का? यूट्रेस सर स्मॉल हो तो यूट्रेस का कहाँ बात आ गया सर? साइज से स्मॉल आ जाए तो एज क्या है सर? 18 ईयर 19 ईयर सॉरी। S2 C1 A2 RE दे दो आप उसको।
सर ठीक है सर। S2C1A1RE D4 से सर। S2C1A2RE D4 से। D4 से सर। हाँ सर थोड़ा मेरे को आगे से ऐसा लगता है जैसे ना मतलब बंद है वो यूट्रस का मुंह है ना जो बिल्कुल। सर उसके 2-3 स्ट्रक्चर होते हैं यूट्रस के, जब आप पढ़ोगे ना। हाँ जी। इन्वर्टेड, बायवर्टेड, बायफरकेट, इस प्रकार से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर नमस्ते। हेयर के लिए हाँ, उसका हेयर के लिए प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है सर। उसके पीरियड्स नहीं आए 6-7 साल से बिल्कुल ही। बस वो उसी के कारण नहीं आ रहे सर। आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट भेजो, मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ आपको। सर सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। अभी F1P1 30 डाइल्यूशन में ये प्रिकॉशन के लिए ले सकते हैं ना ग्लोबल सर? मैडम ये जो शिवरिंग करके कोई फीवर लेके कोल्ड लेकर आता है ना, उन केसेस के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए अभी ओमिक्रॉन के लिए मैंने ये बताया ना P2 C2 R1 C13 G200। हाँ वही कंटिन्यू रखे 200 का। हाँ बिल्कुल जी सर, वो थैंक यू सर। बच्चों तक को दे सकते हैं प्रिवेंशन वाला। आप 2 ग्लोबल्स बच्चों को हर तीसरे दिन दे दो तो भी चलेगा। जेंट्स को हर दूसरे दिन आप दे दो, या 7 दिन में 3 बार दे दो तो भी चलेगा। ये प्रिकॉशन करता है क्योंकि 24 घंटे तक इसका इफेक्ट होता है मेडिसिन का। ठीक है सर, अगर रात को ये सिर्फ बुखार आ रहा है यानी ये टाइम से स्टार्ट हो जाता है और फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स नहीं है तो सर ये हो सकता है ओमिक्रॉन का कुछ ऐसे नहीं बोल सकते मैडम, ऐसे नहीं बोल सकते आप। एनीमिया के कारण होता है, एनीमिया के कारण भी होता है। ठीक है, बहुत बार कहीं पर थकावट ज्यादा हो जाती है, उसके कारण भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, जब आपको ये मैंने कहा ना एक्यूट ब्रोंकाइटिस के सिम्टम अगर मिलेंगे तब आप वहां पर ट्रीट कीजिए उसको। ओके सर, जैसे कोल्ड था तो S1P1 जो फॉर्मूला है वो दिया तो उससे कोल्ड ठीक हो गया, लेकिन अभी बुखार आ रहा है रात में, खाली रात में। आप उसका TND टेस्ट, CBC टेस्ट करा लो, उससे क्लियर हो जाएगा है क्या। ओके ओके ना उसके सर बाद ब्लैक हेयर के लिए जो S5 10,000 कहाँ मिलता है सर? वो भी सर AK सिंह सर के पास ही मिलेगा? हाँ बिल्कुल, बिग पोटेंसी वही मिलती है मैडम। ओके सर। मैं अभी सर ये S5 जो है ये कितनी एज तक दे सकते हैं अपन? सर किसी भी एज में दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बच्चों को मंथ में 1 बार, बड़ों को मंथ में 2 बार। मैं मैक्सिमम अभी ऐसे प्रोटोकॉल जनरेट किए मैंने 5,000 10,000 पर। मैंने वर्मा सर से डिस्कस किए तो वो भी आश्चर्य कर रहे कि ऐसे कैसे। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। ये पूरा अपना CNS कंप्लीट होने के बाद 7 दिन का वही क्लास फ्री मेरी तरफ से रहेगा। 5,000 8,000 10,000 का आप लोगों के लिए। सर ब्लैक सर ये तो बहुत अच्छी बात है। 10,000 का जो आप बता रहे हैं। ब्लैक व्यक्ति पे असर तो नहीं होगा ज्यादा जी सर? ब्लैक व्यक्ति पे असर तो नहीं होगा S5 का ज्यादा? क्यों सर? अरे सर ये जो है ना, ये इतनी नर्वाइन हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कहाँ काम कर रही। मैंने कम से कम S5 10,000 और 5,000 को 24 डिसीज के लेवल पर प्रूव कर लिया अभी तक, और सिंगल डोज। अब आप मुझे, जैसे आप लोगों को मतलब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई यंग ब्रिगेड आता है, उनका पेट खराब होता है और पेट खराब होने के कारण ज्यादातर एक्ने देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने वहां पर C10 का 5,000 भी प्रूव किया और 10,000 भी प्रूव किया है। ठीक है, 3 डोज देने के बाद आफ्टर 3 मंथ पूरा चेहरा क्लीन हो गया है। तो आप क्या चाहते हो? आपके पेशेंट को कुछ ऐसी मेडिसिन देना जिससे कंप्लीटली क्योर हो जाए, वो चाहते हो, या फिर बस प्रैक्टिकल करा करें हम लोग? C10 200 आपने ऑलरेडी बताया हुआ जी। जी बताया हुआ ना शशिकांत सर? हाँ जी बिल्कुल बताया। लेकिन आप मुझे केवल इतना बताओ कि आपको पैसा कितना लग रहा है? वो तो कुछ भी नहीं होता मैं कुछ। सर 3 डोज का कितना पैसा विनोद सर? 1 रुपया भी नहीं बनता है ना? कुछ नहीं पड़ेगा, ना के सामान पड़ेगा जी। अब विनोद सर ये बताइए कि कौन सा होम्योपैथ फिजिशियन है जो इतना जल्दी रिकवर करके बता रहा है? सर इतनी जल्दी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है जी। अब आपको मैं बताता हूँ। एक लेडी आई मेरे पास, उसको 3 कंप्लेन एक साथ थी। ठीक है, हमेशा मेंसेस के दौरान एक ही प्रॉब्लम बोलती थी कि साहब मुझे ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है। उसके हस्बैंड को इतना परेशान कर दिया, 13 डॉक्टर्स MD गायनोकोलॉजिस्ट का पूरा प्रोटोकॉल मैंने देखा है, इतना परेशान किया। उसके बाद में मेरे पास आए, तब मेरे पास बन ही रहा था। उस दिन मैंने प्रिपेयर किया था 10,000 का, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर संतोष पाटीदार मनावर से उस दिन आए हुए थे उनकी बच्ची को लेकर।
तो उन्होंने उनके सामने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझसे कहा यार तू 10,000 ऐसे कैसे। मैंने कहा अभी देता हूँ आपको और आपको कल फीडबैक बताऊंगा। मैंने दोस्तों C2 का 10,000 उठा के दे दिया था उनको, सिंगल एक डोज, और मैंने टोटल 2 पुड़िया बना के दिया था, वो भी शुगर ऑफ मिल्क में 5 ड्रॉप डाल के दिया था, और उनको मैंने बना के दे दिया। उसके 1 महीने बाद लिया, और मैक्सिमम कंडीशन में इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया है कि ऐसे ये तीसरा पेशेंट मेरा ठीक हुआ है जो C2 के 10,000 के लेवल पर मिला है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 दिए और अभी ये तीसरा दिया। तीनों केस के रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिले हैं। ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म में क्या वेरी ग्रेट, बॉडी में रह जाएगा ना ये। हाँ, ये बहुत लंबे समय तक असर करता है ना, इसीलिए तो हम ज्यादा दे ही नहीं रहे ना मैडम। 2-3 डोज सफिशिएंट है, हमको ज्यादा देना ही नहीं है ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए कि मतलब 2 रुपए 3 रुपए का डोज में आपने 200-300 रुपए कमा लिया ना, सेटिस्फेक्शन है कि नहीं आपको? 300 गुना आप 300 गुना। और दूसरी बात, पेशेंट कितना परेशान सर, पीरियड्स के टाइम पे लूज मोशंस होता है सर 5-6 टाइम्स जी, वो किसके लिए सर? बिल्कुल S10 का 5,000 दे दो, आप ठीक हो जाएगा, सिंगल मेडिसिन। या अभी आपको ऐसा लगता है ना, अब अगर ऐसा हो ना, कुछ मत करना, आप स्लास का 200 सिंगल 2 ड्रॉप दे देना उनको। एस्लास का 200 2 ड्रॉप 200 2 ड्रॉप 1000 से 10,000 कैसे बना सकते हैं? हम भी बना सकते हैं क्या सर? वही है 147 से बनाना है सर। तो इसमें कितने स्टॉप डालने पड़ेंगे? जी वही 15105। ये बैक मैं आपको कल एक वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है? जी। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। सर, आपने बनाना मुश्किल है जी। आइडिया नहीं मिला सर जी। स्ट्रोक मशीन का वास्ते बोले थे ना आप? मैडम 3 जगह व्यवस्था चल रही है, 3 जगह बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि स्ट्रोक इस तरह से यूनिफॉर्मली लगना चाहिए, एक लगत, और बिल्कुल 105। मैंने उनको कहा आप 100 से लगाकर 1000 स्ट्रोक तक की पूरा हमको चाहिए, क्योंकि हम लोग घर बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने डायरेक्ट प्रोसेस बताई थी ना, वो घर पे बना सकते हो आप, तो हमको बैकवर्डेंसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घर ही बना लेंगे। ठीक है ना? अहमदाबाद का एक मैन्युफैक्चरर है सर, वो बना के देता बोल रहा था सर। बहुत कॉस्टली है और मजा नहीं आया, मैंने देख लिया उसको। अच्छा 12,000 कुछ जैसा बोला था सर, वो टाइमर भी सेट करके देता बोल रहा सर। कोई जरूरत नहीं है, एक मशीन हो गया है हरियाणा में, डॉक्टर हमारे महेंद्र नाथ सर है अपने ग्रुप में, वो भी प्रिपेयर करा रहे हैं। डॉक्टर संतोष पाटीदार मनावर में, उनका भंजा है, इलेक्ट्रिशियन है और बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग कम से कम कीमत में हम लोगों को अरेंज हो, ऐसा काम, कमाई वाला काम नहीं है सर उसमें। बिल्कुल सर। अभी तो अहमदाबाद वाली है, वो 90,000 रुपए बता रहा है सर, 90,000 नहीं, मैं जो बात कर रहा था सर 12,000 रुपीज में हमारे सबको ग्रुप को मैं एक प्राइस में बना के देता बोल के बोला था सर। आप उसका डेमो डलवाओ सर, अगर सक्सेस होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत जी, है ना? सर ये बालों के ट्रीटमेंट के लिए RS बेस्ड मेडिसिन यूज करना कि DW सर? वैसे भी कर सकते हो आप, मैं तो RS बेस्ड ही देता हूँ। मैं केवल हाँ ओरल की बात कर रहा हूँ, स्किन को छोड़कर सारी मेडिसिन RS बेस्ड देता हूँ मैं। यस सर। यस सर, ये ल्यूकोडर्मा के लिए AS5 भी डिस्टिल वाटर बेस में देना है क्या? सर बिल्कुल डिस्टिल वाटर में बनाओ या RS सिंगल हम सर ठंड सर जी हम वैसा नहीं बना सकते क्या सर? 5 लीटर्स का डिस्टिल वाटर के अंदर RS मिला के बना के रख लें DL के जैसा, वो यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना सर, बिल्कुल कर सकते हो। तो आप बताए थे ना सर एक बार वो वीडियो में, लेकिन वो स्किन डिसीज में वो भी काम नहीं करेगा सर। नहीं स्किन में वो यूज नहीं करते सर, ओनली DW यूज करते हैं। हाँ प्योर DW में ही करिएगा। मैं डाइल्यूशन भी बनाता हूँ ना, मेरे प्रोटोकॉल्स के जो डाइल्यूशन बनाता हूँ, जैसे मैंने एंटी एलर्जिक बताया आपको, S3 C3 A3 1Y,
ठीक है। इसको भी मैं प्योर डिस्टिल वाटर में ही अलग से 30 डाइल्यूशन, अलग से 100 डाइल्यूशन, अलग से 200 डाइल्यूशन डिस्टिल वाटर में भी बनाता हूँ, आरएस में भी आरएस में बनाता हूँ उसका एक बात पूछनी थी, एमएमपी ग्लोबिस बनाता हूँ, और जो डिस्टिल वाटर हो उसको ओरली देता हूँ मैं, 2-2 ड्रॉप सीधे टंग पे। सर एक बात, 200 डाइल्यूशन का विक्रमगंज से बैक पोटेंसी नहीं मंगा के हम डायरेक्ट करने का प्रोसीजर कुछ है क्या सर? सर डायरेक्ट नहीं करता, उसके थ्रेट नहीं आते इसमें। अच्छा हाँ बिल्कुल। दिक्कत क्या है, आप बनाओगे 9 ड्रॉप का वो। हाँ सर सर इसका टॉपिक लिख दीजिए मोबाइल पे। आज सर F1 और P1 का 30th बताया ना सर, वायरस विल नॉट एंटर इनसाइड द बॉडी, तो प्रिवेंटिव में दे सकते हैं सर? प्रिवेंटिव के लिए मैंने बताया। अच्छा वो तो 200 वाला वही। ओके। उसका फ्रीक्वेंसी कितने कैसे देना है सर वो 200 वाला? डेली सिंगल डोज। डेली सिंगल डोज। हाउ लॉन्ग सर? वही कौन सा 10 सर? 10 ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट।